हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिव्य रुद्राक्ष ऑनलाइन क्लासेस। आज प्रेसी राइटिंग पार्ट 2 वाला वीडियो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। पार्ट 1 वाला वीडियो आपने देखा होगा, जो मैंने काफ़ी पहले उसको यूट्यूब पर पोस्ट किया था, अपलोड किया था। और उस वीडियो पर काफ़ी लोगों के कमेंट आए, ऑल ओवर इंडिया से काफ़ी स्टूडेंट्स ने उसको पसंद किया। अदर कंट्री के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी काफ़ी पसंद किया। काफ़ी लोगों ने उस पर कमेंट किए, पूछा कि पार्ट 2 वाला वीडियो आप कब डालोगे। तो पार्ट 2 वाला वीडियो मैं आज लेके आया हूँ। पिछला वाला वीडियो जो अगर किसी स्टूडेंट्स ने नहीं देखा हो तो पहले आप प्लीज़ वो वाला वीडियो देखें, क्योंकि पार्ट 2 वाला वीडियो फिर आपको थोड़ा बेटर वे में समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बहुत से तरीके बताए थे, क्योंकि तरीके तो सैकड़ों तरीके हैं पैसेज को समराइज करने के, लेकिन उनमें से कुछ तरीके मैंने आपको फर्स्ट वाले वीडियो में बताए थे। अब जो सेकेंड वाला वीडियो है उसमें हम कुछ और नए तरीक़ों की बात करेंगे कि जब एग्ज़ाम में पैसेज आता है, चाहे वो एग्ज़ाम आरपीएससी का हो, एमपीपीएससी का हो, यूपीपीएससी का हो, ठीक है, या यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, या अदर कंट्री में किसी भी कंट्री के एग्ज़ाम में जब इंग्लिश का पेपर होता है तो उसमें जो प्रेसी राइटिंग का जो टॉपिक है उसमें पैसेज चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, उसको प्रिसाइज करने के, उसको समराइज करने के क्या तरीके हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू ग्रामर, ये मैंने आपको पिछले वाले वीडियोज़ में कुछ तरीके उनमें से बताए थे। ठीक है, क्योंकि जनरली होता क्या है कि काफ़ी जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रेसी राइटिंग को, जैसे 100 वर्ड्स का या 200 वर्ड्स का पैसेज आया तो उसको वो लाइंस वगैरह हटा के कुछ तोड़ मरोड़ करके बस उसको वापस लिख आते हैं। तो उससे नंबर आपके एग्ज़ाम में नहीं आते हैं। आपको मालूम है अच्छी तरीके से कि जब अगर 20 नंबर का या 10 नंबर का पैसेज आ रहा है और उसको प्रिसाइज करना है, और अगर आपने उनमें से कुछ लाइंस वगैरह कट करके और वैसे ही आपने उसको रीराइट करके लिख दिया तो उसमें आपके नंबर यानी मार्क्स आपके नहीं आएंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको पार्ट 1 में कुछ तरीके बताए थे। अब जो पार्ट 2 है उसमें और नए तरीकों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। कुछ सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा, उसके बाद फिर हम उन मेथड्स पे डिस्कस करेंगे। तो पहले वाला जो एग्जांपल है उस पर हम बात करते हैं। देखो, सबसे पहले एक पैराग्राफ 43 वर्ड्स का आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो 43 वर्ड्स का जो पैराग्राफ है उसको सबसे पहले हमें क्या करना है, पढ़ के समझना है। इसी प्रकार से अगर कोई बड़ा पैराग्राफ आपके एग्जाम में आता है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, उसको पढ़ के और उसको समझोगे, और उसको समझने के बाद में जो ग्रामर के जो तरीके होते हैं उसके अकॉर्डिंग उसको आप प्रिसाइज करोगे। प्रिसाइज मतलब संक्षिप्तीकरण उसका करोगे। ठीक है, समराइज करोगे। तो देखो, सबसे पहले हमने पढ़ा, तो अगर हम सबसे पहले इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं तो हमें क्या करना है, जैसे द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन मेट द डेलीगेशन। जो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है वो किससे मिला, डेलीगेशन से। डेलीगेशन क्या होता है, एक प्रतिनिधि मंडल होता है। देखो, कई बार क्या होता है कि पैसेज को जब हम पढ़ते हैं तो हमें काफ़ी जो वर्ड्स हैं उनके मीनिंग्स हमको नहीं आते हैं। तो इसकी आप बिल्कुल चिंता मत करो, क्योंकि मीनिंग्स का तो ऐसा होता है कि अगर कोई टीचर भी अगर कोई पैसेज को या कोई चैप्टर को पढ़ता है तो हो सकता है कि कोई ऐसे टिपिकल वर्ड्स हो जो उसकी नॉलेज में नहीं हो, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ आप सेंस को लेने की कोशिश करो। ठीक है, और पैसेज को आपको 1 से 2 बार आपको पढ़ना है। ठीक, क्या बताया मैंने आपको कि वर्ड का जो मीनिंग है भले ही आपको पता नहीं हो, लेकिन आप सेंस को ले सकते हो। आप जैसे मान लो डेलीगेशन है, आपने बहुत बार डेलीगेशन वर्ड सुना है, लेकिन इसका हिंदी जो वर्ड है कि प्रतिनिधिमंडल, ठीक है, ये आपको पता नहीं हो, तो आप समझ सकते हो कि जो एजुकेशन मिनिस्टर है मेट द डेलीगेशन, यानी एक प्रकार के ग्रुप से वो मिला एंड टोल्ड देम, और उनको बोला। देम किसके लिए आया है, उस डेलीगेशन के लिए, यानी उस डेलीगेशन में जो भी मेंबर्स थे उसके लिए आया है। एंड टोल्ड देम, और उनको बोला दैट ही वुड डू हिज बेस्ट टू रिमूव द उर्दू लैंग्वेज फ्रॉम द सिलेबस ऑफ आरपीएससी एग्जामिनेशन, कि वो क्या करेगा कि वो अपने बेस्ट तरीके से पूरी कोशिश करेगा, ठीक है, अपना बेस्ट करेगा टू रिमूव द उर्दू लैंग्वेज, उर्दू लैंग्वेज को आरपीएससी के एग्जाम में से हटाने की। ठीक है, क्योंकि डेलीगेशन जो था वो शिक्षा मंत्री से मिला था। किस पर्पज़ से मिला था, कि वो उर्दू लैंग्वेज को आरपीएससी की जो एग्जामिनेशन से उससे हटाया जाए, क्योंकि उर्दू लैंग्वेज जो है हमारे देश की भाषा भी नहीं है, और एक तरीके देखा जाए तो इस्लाम की भाषा है, जो कि हमारे देश का धर्म भी नहीं है। तो खैर जो भी रीज़न रहा हो, लेकिन वो डेलीगेशन मिला और उन्होंने शिक्षा मंत्री से रिक्वेस्ट की कि उर्दू लैंग्वेज को आरपीएससी की जो एग्ज़ाम है उससे हटाया जाए। तो द मेंबर्स ऑफ द डेलीगेशन वर सेटिस्फाइड। अब जो डेलीगेशन के जो मेंबर्स थे वो सेटिस्फाइड थे।
विद द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट का मतलब बयान, यानी जो भी शिक्षा मंत्री ने उनको बयान दिया, जो भी उनको बोला, विच द मिनिस्टर गेव टू देम, जो मिनिस्टर ने उनको दिया, जो भी बयान उनको दिया, जो भी स्टेटमेंट दिया, जो भी आंसर दिया, वो उससे क्या थे, सेटिस्फाइड थे। अब हमने इसको समझ लिया, पढ़ लिया। अब आप देखो करना क्या है। सबसे पहले आप क्या करोगे कि पैराग्राफ को आपने पढ़ लिया, मान लो 43 वर्ड्स का ही है इस, क्योंकि एग्जाम में तो बड़े भी आते हैं, 200 के भी आते हैं, 500 के भी आते हैं, 1000 वर्ड्स के भी आते हैं और 2000 वर्ड्स के भी पैसेज आते हैं। तो सबसे पहले ये छोटा है, मैं आपको छोटे छोटे बता रहा हूँ, उसके बाद हम बड़ा भी लेंगे। और जो यूपीएससी में आता है या असिस्टेंट कमांडेंट के एग्जाम में जो पैसेज आते हैं वो भी हम लेंगे, आरपीएससी के भी लेंगे, एमपीपीएससी के जो पैसेज है उनको भी लेंगे। फिलहाल आप देखो जो 43 वर्ड्स का पैसेज हमारे सामने हैं उसमें हमने समझ लिया। अब हमने समझा क्या है, देखो सबसे पहले मैंने क्या होता है कि इसको आपको समराइज करना है, तो इसका जो एक सेंस है, मतलब इसका जो निचोड़ है वो आपको समझना है। तो सम एंड सब्सटेंस जो होता है इसका पैसेज का, वो ये कहना चाह रहा है कि जो डेलीगेशन एजुकेशन मिनिस्टर से मिला था वो संतुष्ट होकर आया, और वो मिला क्यों था, वो मिला था कि उर्दू लैंग्वेज को आरपीएससी के एग्जामिनेशन से हटाया जाए। और मिनिस्टर ने क्या किया, उनको आश्वासन दिया, ठीक है। और क्या आश्वासन दिया कि वो हटाने की पूरी कोशिश करेंगे, यानी हटा देंगे। तो कहने का मतलब है कि मिनिस्टर ने क्या किया, उनको सेटिस्फाई किया। और सेटिस्फाई किस पर्पज़ के लिए किया, एक वादा करके, तो प्रॉमिस किया। तो हमने ये चीज़ माइंड में समझ ली कि ये पैसेज आखिर कहना क्या चाहता है। कहना ये चाहता है कि मिनिस्टर ने उस डेलीगेशन को सेटिस्फाई कर दिया, पहली बात तो। अब देखो जब हम इसको हटाने की कार्रवाई करेंगे भी क्या क्या चीज़ें इसमें से हटानी है, तो देखो चेंज करना है द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। सबसे पहले तो आप इस पर गौर करो, देखो ये जो 4 शब्दों से मिलके जो बना है द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, सबसे पहले हम इसी को चेंज करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे एजुकेशन मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, ठीक है। कहने का मतलब है कि 4 शब्द की जगह हम 2 शब्द लिख देंगे एजुकेशन मिनिस्टर, तो वो अंडरस्टूड है, समझ में आ जाएगा। पहली बात देखो यहाँ पे, तो यानी 4 शब्दों को हमने क्या कर दिया, 2 कर दिए, क्योंकि इसको हमने 1/3 लगभग 1/3 में इसको हमें प्रेसाइज करना है, यानी समराइज करना है। तो 4 शब्दों को हमने 2 शब्दों में कर दिया एजुकेशन मिनिस्टर। अब आगे हमें क्या करना है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सेटिस्फाइड, ठीक है, सेटिस्फाई किया। तो सबसे पहले आप वर्ड यही लिखो, सेटिस्फाइड, ठीक है। अब सबसे पहले आप ये देख लो कि ये पैसेज चल किस में रहा है, ये चल रहा है पास्ट में। तो हमें उसी तरीके से इसको पैसेज को समराइज करना है कि घटना जो है वो चेंज नहीं होनी चाहिए, घटना का जो काल है यानी टेंस है वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो एजुकेशन मिनिस्टर सेटिस्फाइड, अब सेटिस्फाइड किसको किया, डेलीगेशन को। तो आप यहाँ पे लिख दो द डेलीगेशन, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, द डेलीगेशन। अब डेलीगेशन को सेटिस्फाई किया, लेकिन एक आश्वासन देके, एक वादा करके, ठीक है। तो जो वादा है उसके लिए हम क्या करेंगे, विद द प्रॉमिस, मतलब इस प्रॉमिस के साथ में, विद द प्रॉमिस, ठीक है, मतलब इस प्रॉमिस के साथ में। और वो जो प्रॉमिस था वो क्या था, वो था ऑफ रिमूविंग, ठीक है, रिमूविंग का मतलब हटाना। तो अब देखो यहाँ तक आपको समझ में आ गया जो मैंने क्या क्या चेंज किया। एक तो मैंने द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन की जगह पे क्या लिखा, एजुकेशन मिनिस्टर लिखा, ठीक है। अब हमें सेंस ये लग रहा था कि उन्होंने उसको संतुष्ट कर दिया, जो डेलीगेशन आया था तो सेटिस्फाइड कर दिया। और किसको संतुष्ट कर दिया, डेलीगेशन को, किस वादे के साथ, तो विद द प्रॉमिस ऑफ रिमूविंग। अब रिमूविंग क्या क्या रिमूव करने के लिए, अब उन्होंने रिमूव क्या करना, द उर्दू लैंग्वेज। तो सबसे पहले तो आप स्टूडेंट्स इसको समझ लो कि ये एक आर्टिकल का रूल है। उर्दू क्या है, एक भाषा है। तो उर्दू से पहले क्या लगा हुआ है, द लगा हुआ है। वो क्यों लगा हुआ है, क्योंकि उर्दू के बाद में अगर कोई लैंग्वेज वर्ड आता है, जैसे इंग्लिश के बाद में लैंग्वेज वर्ड आता है, हिंदी के बाद में, जबकि हमें मालूम है कि हिंदी लैंग्वेज ये, उर्दू भी लैंग्वेज है, इंग्लिश भी लैंग्वेज है, लेकिन फिर भी हम उन भाषा के नाम के साथ लैंग्वेज वर्ड को अगर हम जोड़ते हैं तो इंग्लिश में ये रूल है कि उसके साथ क्या आता है, द आर्टिकल आता है, ठीक है। समझ में आ गई बात, द आर्टिकल आता है। तो हम क्या करेंगे कि लैंग्वेज को भी हटा देंगे, तो लैंग्वेज हट जाएगा तो ये द भी हट जाएगा। समझ में आ रही बात,
क्योंकि द कब लगा हुआ है, जब लैंग्वेज शब्द आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ पे क्या लिखेंगे, उर्दू। ठीक है, लैंग्वेज भी हटा दिया तो लैंग्वेज हट गया, तो द भी अपने आप हट गया। ठीक, अब कहाँ से उर्दू को लैंग्वेज को हटाना है, कहाँ से, फ्रॉम। ठीक है, इसके लिए फिर हम एक प्रीपोजिशन यूज करेंगे, फ्रॉम। अब फ्रॉम कहाँ से हटाना है, इस लैंग्वेज को, आरपीएससी एग्जामिनेशन। तो फ्रॉम आरपीएससी, ठीक है, और एग्जामिनेशन। ठीक है, एग्जामिनेशंस। ठीक, अब आप देखो 43 वर्ड्स का सेंटेंस था आपके सामने, और मैंने इसमें क्या किया है, द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन की जगह हमने एजुकेशन मिनिस्टर का यूज़ किया है, जो कि अंडरस्टूड है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी हमने इसको 14 वर्ड्स में, 14 वर्ड्स का मतलब है कि 1/3 से, यानी 14 3 जब 42, तो 1/3 से हमने उसको और भी कम में इसको क्या कर दिया, प्रेसाइज कर दिया। सेंटेंस का मीनिंग में कोई चेंज नहीं हुआ, सेंटेंस के सेंस में, यानी पैराग्राफ का जो सेंस है उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। सेम कि जो वो कहना चाहता है पैराग्राफ में, वो उसको हमने 14 वर्ड्स के अंदर उसको समराइज कर दिया। तो इस तरीके से, लेकिन सैकड़ों तरीके हैं कि हमने किस तरीके से, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि एजुकेशन उर्दू, तो ये आर्टिकल का रूल आपको पता होना चाहिए इसके लिए। ठीक है, विद द प्रॉमिसिंग ऑफ, तो प्रॉमिसिंग विद द प्रॉमिस ऑफ, तो रिमूविंग, तो कहने का मतलब है कि इसके बाद में रिमूविंग लगा रहे हैं, तो उसके पहले ऑफ का जो प्रीपोजिशन का यूज़ है वो आपको पता होना चाहिए। तो कहने का मतलब है ग्रामर की नॉलेज अगर आपको बेटर है, तरीके से किसी टीचर ने अच्छे तरीके से डिटेल में आपको ग्रामर पढ़ाई है, तो फिर आपको प्रेसाइज करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जहाँ तक बात है वोकैब की, तो वोकैब देखो क्या होता है कि धीरे धीरे जैसे हम पढ़ते जाते हैं तो वोकैब हमारी बढ़ती जाती है। और अगर मान लो कि आपको वोकैब नहीं मिलती है सेम, क्योंकि इसमें नियम होता है कि सेम वोकैब यूज़ नहीं करनी है, कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं मिलती है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन सेंटेंस का जो लिखने का तरीका है वो आपको चेंज करना पड़ेगा, और वो चेंज कब होगा, ग्रामर के रूल्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये वाला आपको समझ में आ गया होगा कि हमने किस तरीके से इसको, किस तरीके से इस जो पैराग्राफ था हमारे सामने उसको हमने प्रिसाइज कर दिया। ठीक है, अब कुछ रूल्स की अगर हम बात कर लेते हैं, कि पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको काफ़ी रूल्स बताए थे, और इस वाले वीडियो में जो कुछ रूल्स है उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, आगे देखो। अब देखो कुछ मेथड्स हैं, सम अदर मेथड्स टू प्रिसाइज द सेंटेंसेस। तो अब सेंटेंसेस को प्रिसाइज करने के, यानी सेंटेंस को छोटा करने के कुछ मेथड्स की हम बात करेंगे, और ये सारे मेथड जो मैं अप्लाई करूँगा, जो मैं बताऊँगा आपको, वो सारे ग्रामर के मेथड्स हैं। ठीक है, अब आगे देखो, पहला जो मेथड हमने लिया है वो क्या लिया है, यूजिंग एन एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज। या तो आप एडवर्ब का यूज़ कर दो या कोई एडवर्बियल फ्रेज का यूज़ कर दो, उसको करके भी हम सेंटेंस को छोटा कर सकते हैं। देखो जैसे पहला सेंटेंस है, आपको स्क्रीन में नजर आएगा, पहले आप सेंटेंस को ध्यान से समझो। मैं छोटे छोटे सेंटेंस को आपको और उनको छोटा करना बता रहा हूँ, यानी उनको प्रिसाइज करना बता रहा हूँ। जब आपको ये समझ में आ जाएगा तो फिर आप बड़े जो पैराग्राफ है उनको भी आप कर सकते हो। देखो सेंटेंस क्या है, ही हेल्प्ड हर, उसने उसकी सहायता की। यहाँ पे ही लड़के के लिए आया है, हर लड़की के लिए आया है, तो उसका मतलब है कि लड़के ने लड़की की सहायता की। ठीक है, ही वॉज सिंसियर इन डूइंग दिस, और वो ये करने में बहुत सिंसियर था, मतलब गंभीर था इस चीज़ को करने में, यानी उसकी सहायता को करने में। तो अब इसको पढ़ के आपको आइडिया करो, आइडिया लगाओ कि क्या सेंस आपको इसमें लग रहा है कि उसने उसकी सहायता की, और ही वॉज सिंसियर इन डूइंग दिस, और वो ये करने में क्या था, बहुत सिंसियर था। मतलब अब माइंड से अगर आप सोचोगे तो आपको लगेगा कि उसने उसकी सहायता जो की वो बहुत सिंसियरली की। ठीक है, यानी सिंसियरली उसने उसकी हेल्प की, या सिंसियरली उसने वर्क किया, जो भी काम किया वो उसने क्या किया, बहुत ही सिंसियर वे में किया है, मतलब सिंसियरली किया। ठीक, तो अब सिंसियरली जो हम बार बार, मैंने 2-3 बार इस वर्ड को बोला, ये सिंसियरली है क्या, ये एडवर्ब है। और एडवर्ब का जब मैं टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि एडवर्ब कितने टाइप के होते हैं, और अगर आप खुद भी पढ़ते हो तो आपको मालूम चल जाएगा कि ये जो एडवर्ब है सिंसियरली, वो एडवर्ब ऑफ मैनर है। ठीक है,
तो देखो सेंटेंस क्या है, तो हम क्या करेंगे, ही हेल्प्ड हर और बस। अब देखो 1 2 3 4 ओनली 4 वर्ड में इसको हमने कन्वर्ट कर दिया, किसमें, इस सेंटेंस को 4 वर्ड में कन्वर्ट कर दिया, यानी प्रिसाइज कर दिया, छोटा कर दिया। ठीक है, तो उसने टेंस भी कोई चेंज नहीं हुआ, हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 6 ये जो 6 वर्ड का जो सेंटेंस था इसके बाद में, उसके लिए केवल हमने एक वर्ड यूज़ कर दिया और सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट हो गया। ठीक, ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखो दूसरा सेंटेंस, ही मैड एन एरर, उसने एक गलती की। ही मैड एन एरर, उसने एक गलती की, एरर का मतलब जानते हो गलती। ही डिड नॉट नो अबाउट इट, और वो उसके बारे में नहीं जानता था। अब देखो सेंटेंस को पढ़ के आपको माइंड में, ये सब प्रैक्टिस से आता है कि आपको माइंड में सोचना पड़ेगा कि उसने एक गलती की और वो उसके बारे में नहीं जानता था, इसका मतलब है कि अनजाने में हुई है उससे गलती। ठीक है, क्योंकि अगर वो जानता होता तो उस गलती को वो नहीं करता, और अनजाने में हुई है मतलब जानबूझ के नहीं हुई, अनजाने में हुई है। तो देखो उसने गलती की अनजाने में, बिना जाने, तो हम क्या करेंगे, इस सेंटेंस को वापस लिख देंगे, ही मैड एन एरर अननोइंगली। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एडवर्ब का यूज़ कर दिया। ठीक है, तो ये जो एडवर्ब का यूज़ करके मैं आपको बता रहा हूँ, ये तरीका बहुत ही ईजी तरीका होता है, लेकिन इसके बारे में हमें एडवर्ब का पता होना चाहिए। अगर हमें एडवर्ब का बहुत आसानी से वो टॉपिक को आता है, बहुत इजी वे में वो टॉपिक हमें समझ में आता है, तो फिर हम बड़े बड़े सेंटेंस को भी हम छोटा कर सकते हैं। ठीक है, तो ही मैड एन एरर, उसने एक गलती की बिना जाने, यानी अननोइंगली। ठीक है, तो इसको देखो यहाँ पे सिंसियरली किया था, लेकिन सेंटेंस क्या था, अफर्मेटिव था। यहाँ जो सेंटेंस है वो नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो हमने क्या कर दिया, इसका अपोजिट कर दिया पहले। ठीक है, नो का अननो, यानी ये डिड लगा हुआ है तो इसका मतलब फर्स्ट फॉर्म है, तो सेकंड थर्ड फॉर्म जो है वो अननोन होती, पास्ट पार्टिसिपल, तो अननोइंगली। इस तरीके से हमने सेंटेंस को प्रिसाइज कर दिया। ठीक है, ये आपको सब कुछ करना पड़ेगा, सोच के माइंड में प्रेशर डालना पड़ेगा कि किस प्रकार से उसी बात को हम अलग तरीके से कह सकते हैं। ठीक है, और जो हम कह सकते हैं अलग तरीके से, लेकिन वो जो सेंटेंस बनेगा वो छोटा होना चाहिए, न कि बड़ा। ठीक है, अब आगे देखो, अब देखो एक सेंटेंस हमने लिया है, लता मंगेशकर सिंग्स हर वॉइस इज स्वीट। अब आप देखो इसमें करना क्या है, लता मंगेशकर गाती है, ये सभी को पता है, लता मंगेशकर को सब जानते हैं, इंडिया में भी जानते हैं और इंडिया के बाहर भी लोग जानते हैं। लता मंगेशकर गाती है, हर वॉइस इज़ स्वीट, और जो उसकी आवाज़ है वो कैसी है, मीठी है। तो 7 वर्ड्स में ये सेंटेंस है। ठीक है, इसके पहले वाले जो सेंटेंस थे हमने क्या किए थे, जैसे मान लो 10 वर्ड्स का था, उसको हमने किसमें किया था, ओनली 5 वर्ड्स में। ठीक है, इसी प्रकार से 9 वर्ड्स का था, उसको हमने 4 वर्ड्स में कन्वर्ट किया था। अब आगे जो हम बात कर रहे हैं वो 7 वर्ड्स का सेंटेंस है, लता मंगेशकर सिंग्स हर वॉइस इज़ स्वीट। तो लता मंगेशकर गाती है और उसकी आवाज़ क्या है, मीठी है, इसका मतलब है लता मंगेशकर बहुत मीठा गाती है। ठीक है, ये होगा, लता मंगेशकर बहुत मीठा गाती है। तो देखो अब लता मंगेशकर को भी अगर हम इसमें से नाम में से भी चेंज कर, थोड़ा सा छोटा करते हैं, तो मंगेशकर को आप हटा दो, क्योंकि मुझे पता है कि इंडिया में काफ़ी लोग ऐसे हैं जो लता को लता के नाम से ही जानते हैं। लता मंगेशकर तो बहुत कम लोग जानते हैं कि मंगेशकर उनका सरनेम भी है। ठीक है, तो लता की जो जिस नाम से पॉपुलर हो, जैसे नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ठीक है, अब ये 4 शब्दों से मिलकर बना, लेकिन लोग किसके नाम जानते हैं, मोदी के नाम से। इसी प्रकार से लता मंगेशकर को लता के नाम से जानते हैं। तो लता, अब देखो प्रेजेंट में कोई दिक्कत नहीं है, प्रेजेंट में रखना है, सिंग्स, और स्वीट है, इसमें हमें एडवर्ब का यूज़ करना है, स्वीटली, ये इस तरीके से। तो ये 7 वर्ड्स का जो सेंटेंस था सिर्फ आपके 3 वर्ड्स में। ठीक है, 1 2 और 3। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने कैसे किया, एडवर्ब का यूज़ करके। आगे देखो, हिज फादर डाइड, उनके पिता की मौत हो गई, एंड हिज डेथ वाज नॉट अ हैप्पी वन, और उनकी जो डेथ हुई थी वो बहुत ही
खुशनुमा मतलब वो खुश होकर नहीं मरे थे। समझ में आ रही बात? कहने का मतलब ये है कि वो उनकी जो डेथ थी वो बहुत परेशान होकर दुखी होकर मरे थे। अब आगे देखो, पूरे सेंटेंस को अगर हम पढ़ते हैं तो आपको क्या लगता है कि इसको माइंड में आपके क्या पिक्चर आती है कि अगर आप किसी को बताओगे शॉर्ट में तो कैसे बताओगे? ठीक है, उसके पिता मरे और उनकी जो डेथ थी वो एक खुशी का क्षण नहीं थी उनके लिए। मतलब डेथ तो किसी के लिए भी खुशी का क्षण नहीं होती, लेकिन एक तो व्यक्ति संतुष्ट होकर मरे और एक बहुत दुखी होकर मरे, तो इसका मतलब है कि उसके पिता जो है वो सुखपूर्वक नहीं मरे, यानी दुखी होके मरे। तो देखो सेंटेंस हम कैसे करेंगे? हिज फादर, तो सब्जेक्ट तो वही रहेगा, हिज फादर डिड नॉट, नेगेटिव में ले जाएंगे, उसके फादर खुशीपूर्वक नहीं मरे, तो हिज फादर डिड नॉट डाई हैप्पीली। अब आप देखो सेंटेंस को आप पढ़ के देखो, उसके जो फादर है वो नहीं मरे। कैसे नहीं मरे? खुशीपूर्वक नहीं मरे, मतलब संतुष्टिपूर्वक नहीं मरे। यहाँ तक 11 वर्ड्स का सेंटेंस था और हमने इसको 1 2 3 4 5 6 वर्ड्स में इसको हमने क्या कर दिया? छोटा करके कर दिया। तो ये तरीके आपको सीखने पड़ेंगे जो मैं बता रहा हूँ। मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया है। हिज फादर डाइड, तो हिज फादर डाइड को हमने नेगेटिव में करके, क्योंकि उधर वाला सेंटेंस नेगेटिव था, तो हमने क्या किया कि अगर हमें सेंस करना है, छोटा करना है सेंस लेके, तो हमने इसको हिज फादर डिड नॉट डाई, उसके फादर नहीं मरे खुशीपूर्वक, यानी खुशीपूर्वक नहीं मरे इसका मतलब है दुखी होकर मरे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो और छोटा कर सकते हो। ठीक, आगे देखो, नीचे वाला जो सेंटेंस है 5th नंबर का, ही इज इन इंडिया, वो भारत में है, एट प्रेजेंट बट डज नॉट लिव हियर परमानेंटली, लेकिन वो यहाँ पे परमानेंटली नहीं रहता है। ठीक है, अब कहने का मतलब है जब आप इस सेंटेंस को पढ़ रहे होंगे तो आपको लग रहा है कि ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में है जैसे ही इज़ इन इंडिया, वो अभी भारत में है। एट प्रेजेंट का मतलब वर्तमान में, तो इसका मतलब है कि वो वर्तमान में भारत में, यानी परमानेंटली नहीं रहता है। यह भी हमें मालूम चल रहा है, सेंटेंस में लिखा हुआ है, पहले से मेंशन किया हुआ है। तो जब परमानेंटली नहीं रह रहा है इसका मतलब है कि अभी रह रहा है, तो आपको क्या करना है? टेंस की अगर आपको नॉलेज है तो आप क्या करोगे? इसको कंटिन्यूस में चेंज कर दोगे, और कंटिन्यूस में चेंज कर दिया इसका मतलब है कि एट प्रेजेंट वो घटना वहाँ पे घटित हो रही है, और लेकिन परमानेंटली वो इवेंट या वो इंसिडेंट नहीं होती। आगे देखो सेंटेंस, देखो हमें इसमें कुछ नहीं करना, इस पूरे सेंटेंस को प्रेजेंट कंटिन्यूस में कन्वर्ट करना है। तो ही इज लिविंग इन इंडिया, देखो बस हमने यहाँ पे ये कर दिया, इससे ही मालूम चल गया कि वो भारत में रह रहा है। भारत में रह रहा है मतलब है कि कुछ समय के लिए रह रहा है, कुछ समय से कुछ समय तक। ठीक है, परमानेंट वो नहीं रहता। तो क्योंकि ये टेंस का नियम है प्रेजेंट कंटिन्यूस का कि जो घटना वर्तमान में चल रही है कुछ समय के लिए, एक निश्चित टाइम पीरियड के लिए, उसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो एक तरीका मैं और आपको बता देता हूँ, जो आप देखो इसको, जैसे नेक्स्ट था ऊपर, कि काफ़ी स्टूडेंट्स के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम इसको और छोटा कर सकते हैं क्या? अगर मान लो इसको हम नेगेटिव में भी नहीं करते हैं और अफर्मेटिव में ही रहने देते हैं सेंटेंस को, तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे जो ये हैप्पीली है इसका जस्ट अपोजिट हमें लगाना पड़ेगा। और इस सेंटेंस को दोबारा अगर हम रीराइट करते हैं, देखो हिज फादर डाइड, ठीक है, हमने उसी में रख दिया, नेगेटिव में चेंज नहीं किया। और हैप्पीली इसकी जगह हमें क्या करना है? सैडली। तो ये और छोटा हो गया, 1 2 3 4, ओनली 4 वर्ड्स में। ठीक है, और ये तरीका भी बेस्ट है, ये तरीका भी बेस्ट है, दोनों तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ग्रामर ये तरीका ज़्यादा अप्लाई होता है, क्योंकि सेंटेंस ऊपर जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही हमें चेंज करना होता है। लेकिन प्रेसी राइटिंग में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। प्रेसी राइटिंग में सिर्फ सेंस बताना होता है, चाहे आप कैसे भी तोड़ मरोड़ के उस सेंटेंस को लिखो, बस वो ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, आगे देखो, अब देखो आगे यहाँ पे अब जो सेंटेंस हमारे सामने 6 नंबर का है, थोड़ा सा अलग है, और
सेंटेंस को देख के आपको लग रहा होगा कि ये किस टॉपिक का सेंटेंस है। देखो, सेंटेंस है ही इज़ बोथ अ सोल्जर एंड स्टेट्समैन बट ही इज़ ग्रेटर एज अ सोल्जर। ये डिग्री वाले टॉपिक का सेंटेंस है, और जो डिग्री वाला टॉपिक है वो आपने पढ़ा होगा, इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज के नाम से आता है, एडजेक्टिव का पार्ट है। तो देखो, अब यहाँ पे है कि वो ही इज़ बोथ ए सोल्जर, वो सैनिक है, सैनिक भी है, मतलब दोनों है वो, एंड स्टेट्समैन, और राजनेता भी है। बट ही इज़ ग्रेटर एज ए सोल्जर, कहने का मतलब है कि वो, उसकी जो विशेषता है वो किसमें, सैनिक बनने में, मतलब वो सैनिक के रूप में वो महान है, बजाय किसके, स्टेट्समैन के, मतलब राजनेता के। तो अब आपको क्या करना है, इस सेंटेंस को छोटा भी करना है, 14 वर्ड्स का सेंटेंस है, प्रिसाइज करना है, और उसका मीनिंग भी बिल्कुल भी चेंज नहीं होना चाहिए। देखो, सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, सेंटेंस को ही इज़ बहुत है तो ही इज़ हमने केवल यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि सेंटेंस क्या है, ये प्रेजेंट में है, तो प्रेजेंट में ही उसको हमें रखना है। दूसरी बात है ग्रेटर, कंप्लीट डिग्री का यूज़ है, तो हमें सिर्फ वही रखना है, ही इज़ अ ग्रेटर। अब देखो, सेंटेंस आपको कुछ डिफरेंट लग रहा होगा, ही इज़ अ ग्रेटर, और क्या है वो, ग्रेटर किसके रूप में है, सोल्जर के रूप में, तो हमें यहाँ पे यूज़ करना है सोल्जर, ही इज़ अ ग्रेटर सोल्जर। अब कंपेरेटिव डिग्री में क्या होता है, कंपेरेटिव डिग्री में देन का यूज़ होता है, तो वो देन का यूज़ हमें यहाँ पे लगाना है, देन। ठीक है, अब किसके रूप में, किसके अपेक्षा, स्टेट्समैन, तो स्टेट्समैन। इस तरीके से ये जो सेंटेंस है 1 2 3 4 5 6 7, तो 14 वर्ड से ये किसमें हो गया, जस्ट हाफ हो गया 7 वर्ड्स में, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर सेंटेंस 1/3 में हो, कुछ सेंटेंस 1/4 में भी होते हैं, जिनके भी आगे हम बात करेंगे, कुछ सेंटेंस 1/3 में, हाफ में, कैसे भी हो सकते हैं। ये कंफर्म या कोई रूल नहीं है कि फिक्स, कि 1/3 में बिल्कुल फिक्स ही होगा। आगे देखो, ये सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा कि वो दोनों हैं, सैनिक भी है और राजनेता भी है, स्टेट्समैन का मतलब राजनेता। बट ही इज़ ग्रेटर एज ए सोल्जर, लेकिन वो सोल्जर के रूप में महान है या जाना जाता है, तो ही इज़ ए ग्रेटर सोल्जर देन स्टेट्समैन, क्योंकि दोनों क्वालिटी एक ही व्यक्ति में है। तो इसलिए हम यहाँ पे इस तरीके से, ये जो आपको डिग्री वाला टॉपिक पढ़ोगे तो आपको ये सेंटेंस समझ में आएगा कि आखिर लिखा किस तरीके से। मैंने सिर्फ आपको तरीका बताया है, मैं यहाँ पे डिग्री नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, सिर्फ तरीका बता रहा हूँ कि इस तरीके से आप सेंटेंस को 14 वर्ड्स में, 14 वर्ड से 7 वर्ड्स में इसको आप छोटा कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, आगे देखो, रवि एंड आई लव रीना। अब देखो, थोड़ा सा डिफरेंट सेंटेंस है, क्योंकि देखो ऐसे सेंटेंस एग्जाम में आते हैं, और जब आपको रूल्स पता नहीं होते तो आप प्रिसाइज, मान लो ये सेंटेंस आपके एग्जाम में वैसे आता है, किसी टॉपिक में क्वेश्चन में आता है, तो आप इसको कैसे करोगे अगर आपको टॉपिक ही नहीं पता हो। ठीक है, दूसरी बात कि प्रेसी राइटिंग में अगर आ जाता है तो आप किस तरीके से उसको करोगे, तो वो चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, रवि एंड आई, रवि और मैं, लव रीना, रीना को प्रेम करते हैं, कहने का मतलब क्या है कि रवि भी रीना को प्रेम करता है और मैं भी रीना को प्रेम करता हूँ, यानी दोनों करते हैं। ठीक है, तो रवि एंड आई, मतलब सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल में है, बट ही लव्स हर मोर। अब ये ही जो आया किसके लिए आया है, ये आया रवि के लिए, लेकिन जो रवि है वो रीना को ज़्यादा प्रेम करता है, हर आ गया, जो रीना के लिए आया है वो रीना को ज़्यादा प्रेम करता है, मोर देन आई डू। ठीक है, मोर देन आई डू, यानी मुझसे भी ज़्यादा, यानी जितना मैं करता तो मैं भी रीना को प्रेम हूँ, लेकिन रवि मुझसे भी ज़्यादा रीना को प्रेम करता है। ठीक है, अब ये सेंटेंस आपके सामने डिग्री का सेंटेंस है। ठीक है, और डिग्री को हमने यूज़ किया है प्रेसी राइटिंग में, और ये कोई मैं अपनी तरफ से नियम नहीं बता रहा हूँ, ये सारे रूल्स ग्रामर के पहले से बरसों से चले आ रहे हैं, जो प्रिसाइज करने के लिए होते हैं सेंटेंस को। ठीक है, बाकी प्रेसी राइट इंटरचेंज ऑफ जो डिग्रीज है वो अपने आप में एक टॉपिक भी इंग्लिश का, और उसमें से भी क्वेश्चन एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं, लेकिन हम उस टॉपिक का यूज़ यहाँ पे किसके लिए कर रहे हैं, प्रिसाइज करने के लिए। तो सेंटेंस आपके सामने है कि रवि और मैं रीना को प्रेम करते हैं, लेकिन जो रवि है वो रीना को ज़्यादा प्रेम करता है,
किसके बजाय? मेरे बजाय। यानी मैं भी प्रेम करता हूँ, लेकिन मुझसे ज़्यादा प्रेम कौन करता है? रीना को रवि करता है। ठीक है, तो अब आपको सबसे पहले तो आपको कुछ नहीं करना, रवि लव्स रीना, सिर्फ ये सेंटेंस लिखना है। देखो, रवि लव्स रीना। ठीक है, यहाँ पे रवि एंड आई सब्जेक्ट था, प्लूरल सब्जेक्ट था, इसलिए लव लिखा हुआ था। यहाँ पे रवि सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, तो यहाँ पे लव्स हो जाएगा। इसका तो ध्यान रखना कम से कम, क्योंकि ये गलती आपकी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रेसी राइटिंग में ग्रामर के नंबर बहुत ज़्यादा कटते हैं। तो रवि लव्स रीना, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब आपको क्या करना है, क्या बताना है कि मुझसे ज़्यादा करता है, तो मोर देन आई डू। मोर देन आई डू, यानी जितना मैं करता हूँ उससे ज़्यादा रवि रीना को प्रेम करता है। लेकिन अब आप देखो, इसके अंदर अभी भी थोड़ा सा और छोटा हो सकता है, जबकि रूल ये है, देखो यहाँ पे भी आई डू लिखा हुआ था, यहाँ पे भी आई डू है। ठीक है, वो तो लगाना ही है, क्योंकि यहाँ पे वर्ब आ रही है, तो वर्ब के लिए हमें डू या डज को यूज़ करना होगा। क्योंकि सब्जेक्ट आई है तो हमने डू का यूज़ किया। लेकिन प्रेसी राइटिंग में ये ज़रूरी नहीं होता कि आप बिल्कुल अकॉर्डिंग टू रूल फॉलो करो, तो यहाँ से आप डू को भी आप यहाँ से हटा सकते हो। तो केवल यहीं तक। तो आप देखो 1 2 3 4 5 6, ओनली 6 वर्ड्स में इस सेंटेंस को हमने कन्वर्ट कर दिया। लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है कि जब आप प्रेसी राइटिंग करते हो, तो क्योंकि आपने रूल पढ़ा हुआ थर्ड पर्सन में यूज़ करते हैं, थर्ड पर्सन का, तो ज़्यादातर थर्ड पर्सन में करते हैं, वो ठीक है। तो जब आप बताओगे इस चीज़ को प्रेसाइज करके, तो आप वहाँ पे आई तो लिखोगे नहीं अपने लिए, क्योंकि आप तो प्रेसाइज करने वाले स्टूडेंट हो, ठीक है, या टीचर हो। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे देन आई की जगह यहाँ पे क्या करोगे, ही करोगे। देखो क्या कैसे लिखेंगे, रवि लव्स रीना मोर देन ही। जैसे यहाँ पे डू है तो यहाँ डज लगाना चाहिए, लेकिन डज नहीं लगेगा क्योंकि प्रिसाइज कर रहे हैं। तो इस तरीके से रवि लव्स रीना मोर देन ही, तो अंडरस्टूड हो, समझ जाएंगे कि ही किसके लिए यहाँ पे आया, कि रवि उसकी ज़्यादा, यानी उसके अपेक्षा ज़्यादा रीना को प्रेम करता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। इतनी देर तक मैंने आपको समझा इस सेंटेंस के बारे में, क्योंकि ये जो सेंटेंस है डिग्री का सेंटेंस है, और डिग्री के सेंटेंस इस प्रकार से अगर प्रेसी राइटिंग में आ जाते हैं तो उनको शॉर्ट करने के लिए, वर्ड्स को संख्या कम करने के, शब्दों की संख्या कम करने के लिए हम इस तरीके से उनको कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखो, और इसके बाद हम आगे बात करते हैं। अब आगे देखो, अब सेंटेंस है हमारे सामने, द थीव वाज कॉट एंड द पुलिस वर सर्चिंग हिज पॉकेट्स। अब मैं आपको कुछ चीज़ें समझाता हूँ, साथ साथ कुछ ग्रामर की बातें भी और कुछ प्रिसाइज करने के तरीके भी, जो मैं अब तक मैं आपको बता रहा हूँ। सेंटेंस को देख के आपको पता चल जाना चाहिए कि सेंटेंस किस टेंस में है और ग्रामर की कौन सी टर्म में है। सेंटेंस द थीव वाज कॉट, सेंटेंस पढ़ के लग रहा है कि सेंटेंस पैसिव में है, वाज के बाद थर्ड फॉर्म आ रही है, वाज कॉट पैसिव में है। एंड द पुलिस वर सर्चिंग हिज पॉकेट्स एक्सेट्रा, और जो पुलिस है वो उसकी जेबों की या उसके कपड़ों की, ठीक है, या जो भी उसने जूते पहन रखे हैं या जो भी चीज़ पहन रखी है उनकी वो तलाशी ले रही है। सेंटेंस देख के ये लग रहा है, ठीक है। तो सर्चिंग के बाद में सीधा जो वो सर्च कर रहे हैं उसका नाम आ रहा है। इसका मतलब है कि सर्चिंग का मतलब है तलाश करना, जो भी हम तलाशी अभियान के तहत लेते हैं, ठीक है। एक तो होता है चोर को तलाश करना, जैसे मान लो चोर जयपुर में या बॉम्बे में या कराची में कहीं भी छिप गया तो उसको तलाश करना, और एक होता है चोर सामने और उसकी शरीर की तलाशी करना, उसने जो कपड़े पहन रखे हैं उनकी तलाशी करना, तो दोनों में फ़र्क है। तो सर्चिंग हिज पॉकेट्स एक्सेट्रा, एक्सेट्रा मतलब जेब है, जुराब है, मोजे हैं, जो भी है, ठीक है। अब इस सेंटेंस जो 12 वर्ड्स में हमारे सामने है उसको हमें कन्वर्ट करना है, छोटा करना है, प्रेसाइज करना है। किस तरीके से करेंगे आप एक बार पढ़ के वापस सेंटेंस को देखो। देखो सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, चोर पकड़ा गया और पुलिस उसकी जेबों की तलाशी कर रही है। तो हमें कुछ नहीं करना है यहाँ पे, द पुलिस, सेंटेंस को ऐसे करना है, द पुलिस, सेंटेंस पास्ट में, सर्च्ड द थीफ, बस इतना सा इसको लिखना है। पुलिस ने चोर की तलाशी ली, यानी चोर की तलाशी ली, तो चोर की तलाशी उसके कपड़ों की तलाशी तो होगी ना,
ठीक है, या उसके बड़े बाल हैं तो उनकी तलाशी होगी। तो पुलिस ने चोर की तलाशी ली, बस 1 2 3 4 5, तो ये 5 वर्ड्स में आपका यहाँ पे सेंटेंस हो गया 12 वर्ड से, छोटा हो गया और हमारे जो प्रेसाइज करने का जो रूल है वो भी लागू हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आप देखो, द थीफ वाज एब्सकॉन्डेड। एब्सकॉन्डेड का मतलब होता है रन अवे, यानी भाग जाना, फरार हो जाना। ठीक है, चोर जो था वो फरार था। द पुलिस वर ट्राइंग टू ट्रेस हिम आउट, और पुलिस उसको पकड़ने की कोशिश कर रही थी, यानी उसकी ट्रेस करने की उसको कोशिश कर रही थी। अब इस सेंटेंस को हमें छोटा करना है। आपके सामने 2 सेंटेंस लिखे हुए हैं, द थीफ वाज एब्सकॉन्डेड, ठीक है, चोर फरार था और पुलिस जो है वो उसको ट्रेस करने की कोशिश कर रही थी। तो इसको किस प्रकार से हमें छोटा करना है वो हमें देखना है। अब देखो, हमने यहाँ पे क्या किया था, पुलिस ने चोर की तलाशी ली। नीचे वाले सेंटेंस को पढ़ के हमारे माइंड में ये हो जाना चाहिए कि ये सेंटेंस कहना क्या चाहता है, यानी सेंटेंस ये कहना चाह रहा है पुलिस चोर को तलाश रही थी। ठीक है, तो पुलिस क्या कर रही थी, चोर को तलाश रही थी, यानी चोर को तलाश किया। तो द पुलिस अब हमें ये पता होना चाहिए कि सर्च के बाद में हमें फॉर का यूज़ करना है, और सर्च फॉर का मतलब क्या होता है। पुलिस ने तलाशी ली, किसके लिए तलाशी ली, यानी तलाश किया, तलाशी अभियान शुरू किया, किसके लिए, फॉर द थीफ, चोर के लिए। अब देखो, दोनों सेंटेंस में कोई डिफरेंस नज़र आ रहा है आपको, दोनों सेंटेंस में कोई डिफरेंस, सिर्फ हमने क्या किया यहाँ पे, सर्च के बाद में फॉर का यानी प्रीपोजिशन का यूज़ किया, जिससे क्या हो गया कि सेंटेंस का मीनिंग जो है वो यहाँ पे चेंज हो गया। यहाँ पे पुलिस चोर को तलाश रही है, ऊपर वाले सेंटेंस पुलिस चोर की तलाशी ले रही है। ठीक है, तो सेंटेंस क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6, यानी ये आपका 6 वर्ड्स में जो है वो सेंटेंस हो गया, 12 वर्ड से 6 वर्ड्स में, और ऊपर वाला 12 वर्ड से 5 वर्ड में। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं कि अगर इसके बाद में अगर हम प्रीपोजिशन ये लगा देंगे तो उसका मीनिंग फिर क्या हो जाएगा, इन सब चीज़ों को आपको पता होना चाहिए। धीरे धीरे जब आप करोगे कोशिश, सेंटेंस को लिखोगे, सबसे बड़ी बात तो इंग्लिश को पढ़ोगे। अगर आप इंग्लिश ही नहीं पढ़ते हो, जैसे काफ़ी जो प्रशासनिक सेवाओं के जो स्टूडेंट्स हैं, आरएस के या एनपीपीएससी के, यूपीपीएससी के या यूपीएससी के, वो क्या करते हैं, टॉपिक को पढ़ते ही नहीं हैं, ठीक है, इंग्लिश ही नहीं पढ़ते हैं, और फिर वो सोचते हैं कि हम एग्ज़ाम में प्रेसाइज कर लेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। प्रेसी राइटिंग इतना आसान नहीं है, लेकिन इतना हार्ड भी नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको वो सेंटेंस को छोटा करना, यानी अपनी बात को संक्षेप में कहना, समराइज करके कहना आपको आ जाएगा। जैसे मैंने पिछले वाले वीडियो में भी आपको बताया था कि अगर आप कोई मूवी देख के आए हो, जैसे शोले देख के आए हो, ठीक है, शोले इंडिया में काफ़ी लोगों ने देख रखी है, मैंने पिछले वाले वीडियो में भी एग्जांपल दिया था कि जब आप शोले को 3 घंटे की मूवी है, तो ऐसा तो ये नहीं कि आप 3 घंटे तक उसके एक एक डायलॉग्स सब बताओगे, गाने भी गा के बताओगे, डांस करके बताओगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप क्या करोगे, बहुत संक्षेप में 1 मिनट में या 2 मिनट में आप उसकी सारी चीज़ बता दोगे। तो शोले की स्टोरी आप कैसे बताओगे, आप ये बताओगे कि एक ठाकुर होता है जो इसमें जेलर की भूमिका में है, और एक डाकू होता है गब्बर, जो ठाकुर के परिवार को ख़त्म कर देता है, और ठाकुर गब्बर से बदला लेने के लिए तो 2 चोर जो हैं, जय और वीरू नाम से, उनको अपने साथ लेता है, उनका यूज़ करता है, और उनकी सहायता से गब्बर को मार देता है, या पुलिस उसको अरेस्ट बाद में कर लेती है। ठीक है, बस इतनी चीज़ आपको वो संक्षेप में बतानी है। तो उसको बताने के लिए पूरी मूवी को जब आप समझोगे तभी तो आप बता पाओगे कि आखिर इस मूवी में बदले की कहानी है या किस प्रकार की कहानी है ये। ठीक है, तो यही चीज़ प्रेसी राइटिंग में होती है। आगे और कुछ तरीके हम देखते हैं। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 10 है, यानी सेंटेंस नंबर 10 है, रमेश हैड 2 कैट्स। रमेश के पास में 2 बिल्लियाँ हैं, वन वाज ब्लैक एंड द अदर वाज वाइट। तो उनमें से एक जो है वो काली है और जो दूसरी है वो वाइट है। तो इसका मतलब है कि बिल्लियाँ 2 हैं, और जिसमें से एक बिल्ली काली है और एक वाइट बिल्ली है, मतलब 2 बिल्लियाँ हैं। अब आप इसको छोटा सा करके कैसे लिखोगे, बहुत सिंपल है, सेंटेंस को पढ़ के आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू ग्रामर हमें कैसे लिखना है। देखो, रमेश हैड अ ब्लैक एंड अ वाइट कैट।
तो 12 वर्ड्स में सेंटेंस है। अब हम देखते हैं एक बार कितने वर्ड्स में ये हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 वर्ड्स में ये सेंटेंस कन्वर्ट हो गया। समझ में आ रही बात? तो हमें करना क्या है, अगर हम यहाँ पे देखो इसमें यूज़ किसका किया हमने, आर्टिकल का। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि ब्लैक एंड वाइट जो है यहाँ पे, अगर हम बात करते हैं, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये जो ब्लैक एंड वाइट, ये जो दो शब्दों का यहाँ पे यूज़ हुआ है वो किसके लिए हुआ है, कैट के लिए। और कैट क्या है, यहाँ पे नाउन है। ठीक है, तो इसका मतलब ब्लैक एंड जो वाइट है वो क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव है। तो एक प्रकार से ये सिंटैक्स का भी रूल है। सिंटैक्स एक टॉपिक है इंग्लिश में, सिंटैक्स, और एक प्रकार से ये आर्टिकल का भी रूल है। ठीक है, दो दो टॉपिक इसके अंदर यूज़ हो रहे हैं। सिंटैक्स कैसे है कि दो एडजेक्टिव एंड से जुड़े हैं, ब्लैक एंड वाइट, और दोनों एडजेक्टिव से पहले कोई आर्टिकल है। देखो ये भी आर्टिकल है, ये भी आर्टिकल है। ठीक है, और दोनों एडजेक्टिव से पहले अगर कोई आर्टिकल मौजूद है तो इसका मतलब है कि दोनों जो चीज़ें हैं वो अलग अलग है। मतलब बिल्ली एक नहीं है, बिल्ली दो है। ठीक है, तो यहाँ पे यूज़ हो गया। और वो कौन रखता है, रमेश। तो इन दोनों में से अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आर्टिकल का रूल ज़्यादा अप्लाई हो रहा है, क्योंकि सेंटेंस का तो नियम ये होता है कि वो सब्जेक्ट में आना चाहिए और फिर उसके अकॉर्डिंग जो वर्ब है उसका यूज़ होता है। तो फिलहाल हम बात करते हैं कि दो बिल्ली है, दोनों से पहले हमने क्या कर दिया, आर्टिकल लगा दिया दोनों एडजेक्टिव से पहले। ठीक, और इस सेंटेंस को हमने समराइज कर दिया। तो 8 वर्ड में सेंटेंस हो गया, सेंटेंस चेंज भी हो गया और कोई दिक्कत भी नहीं है। टेंस भी वही है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, तो उसी हिसाब से सेंटेंस बना है। आगे देखो, रीना हैज़ ओनली वन कैट। नीचे वाले सेंटेंस में क्या है कि रीना के पास में केवल एक कैट है। इट इज़ पार्टली ब्लैक एंड पार्टली वाइट। अब देखो दोनों सेंटेंस में क्या डिफरेंस है कि रीना के पास में बिल्ली एक ही है और उनमें से कुछ आंशिक रूप से काली है और एक आंशिक रूप से वाइट है। मतलब दो बिल्ली एक ही है और उसमें दोनों कलर मौजूद है। तो हमें क्या करना है, देखो रीना हैज़, तो यहाँ पे हैज़ भी लगा सकते हैं। अगर हमें सेंटेंस के पहले वाले जो सेंटेंस है वो अगर पास्ट में चल रहे हैं तो हम यहाँ पे हैड का यूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, वो देखना पड़ेगा कि पिछले वाले जो सेंटेंस है, मतलब क्योंकि ये तो एक पैराग्राफ में से एक लाइन हमने निकाल रखी है। तो रीना हैज़ या हैड अ ब्लैक एंड वाइट कैट। अब देखो दोनों सेंटेंस मैंने एक जैसे लिखे हैं, लेकिन आपको पार्टली वर्ड को तो हमने यहाँ से गायब कर दिया। ठीक है, छोटा करने के लिए। अब आप देखो मैंने सिर्फ आर्टिकल का जो यूज़ है, आर्टिकल का जो यूज़ है वो सिर्फ यहाँ पे किया है एक एडजेक्टिव से पहले, क्योंकि ब्लैक क्या है यहाँ पे, ये एडजेक्टिव है, और वाइट भी जो है यहाँ पे वो भी एडजेक्टिव है। तो उन दोनों एडजेक्टिव से पहले मैंने एक ही आर्टिकल, एक एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल का यूज़ किया है। इसका मतलब है कि बिल्ली एक ही है जिसमें दोनों कलर मौजूद हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस सेंटेंस को समराइज किया, और आप भी ऐसे कर सकते हो, क्योंकि ये सिंटेक्स का रूल है। आर्टिकल के रूल अगर आपको ये दोनों टॉपिक आते हैं तो इनको अप्लाई करके आप सेंटेंस को छोटा कर सकते हो। ठीक है, तो ये कितने हो गया, 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी ये 7 वर्ड्स में ये सेंटेंस छोटा हो गया। समझ में आ गया होगा, जो मैं आपको अलग अलग तरीके आपको बता रहा हूँ कि हमें समराइज किस प्रकार से करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और जो 12 नंबर का सेंटेंस है, देयर वर टू पर्सन्स, वन वाज ए पोइट एंड द अदर अ फिलोसोफर एंड बोथ सेड सो। देखो दो व्यक्ति हैं जिनमें से एक तो क्या था, दो व्यक्ति थे वहाँ पे, एक था वहाँ पे पोइट और दूसरा जो था वो कौन था, फिलोसोफर। ठीक है, दार्शनिक था, और दोनों ने ऐसा कहा, बोथ सेड सो। तो ये 17 वर्ड्स का सेंटेंस आपके सामने है। अब इस 17 वर्ड्स का सेंटेंस को हमें पहले समझना है कि दोनों व्यक्तियों ने एक जैसा कहा। कहने का मतलब हमें ये लग रहा है कि व्यक्ति दो थे वहाँ पे, और उनमें से एक पोइट था और एक फिलोसोफर था, लेकिन दोनों ने एक जैसी बात कही। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, पहले आप सेंटेंस को एक बार और पढ़ लो और एक बार आप खुद माइंड में सोचो कि आप किस प्रकार से इसको समराइज कर सकते हो। पढ़ के देखा होगा आपने। अब आप देखो स्क्रीन को, आप
रोक के भी आप एक बार देख सकते हो। देखो, देयर वर टू पर्सन्स, वन वाज ए पोइट एंड द अदर अ फिलोसोफर एंड बोथ सेड सो। दोनों ने एक जैसी बात कही। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सब्जेक्ट बनाना है द पोइट एंड द फिलोसोफर। अब देखो, आर्टिकल की अगर हम बात करें तो दोनों से पहले द लगेगा, क्योंकि व्यक्ति दो हैं, तो दो है तो दोनों से पहले हमने क्या कर दिया, द लगा दिया। तो इसका मतलब है कि दोनों व्यक्ति अलग अलग हैं और हमें यहाँ पे क्या करना है, सैड सो। बस सेंटेंस हो गया पूरा। सेंटेंस देखो 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ये 7 वर्ड्स में आपने सेंटेंस को छोटा कर दिया। और मीनिंग क्या निकल रहा है, कवि ने और दार्शनिक ने सेम बात कही, ऐसा कहा। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। पूरे सेंटेंस को जो 17 वर्ड्स का था उसको हमने 7 वर्ड्स में कन्वर्ट कर दिया। अब आगे देखो, एक एग्जांपल मैं आपको और बताता हूँ। देखो सेंटेंस क्या है, मोदी जी रिकॉग्नाइज्ड पिंकी विदाउट एनी डिफिकल्टी। मोदी जी ने पिंकी को पहचान लिया बिना किसी डिफिकल्टीज के, मतलब बिना किसी परेशानी के। बिकॉज शी वॉज नॉन टू हिम ऑलरेडी, क्योंकि वो जो है वो पहले से ही मोदी जी क्या थे उसको जानते थे, यानी पहले से ही वो मोदी जी की जानी पहचानी थी। इसका मतलब क्या निकल रहा है, आप देखो सेंटेंस को वापस देखो, समझो। मोदी जी ने पिंकी को पहचान लिया, पिंकी जो मोदी जी उसको पहले से जानते थे, बिना किसी परेशानी के उसको पहचान लिया, मतलब शी वॉज नॉन टू। सेंटेंस पे गौर करो, सेंटेंस जो है वो पैसिव में है, शी वॉज नॉन टू, क्योंकि नॉन है, वाज के बाद थर्ड फॉर्म आ रही है, और टू का यूज़ है जो पैसिव में आता ही है नो के साथ में। ठीक है, बाई की जगह पे क्या आता है, टू आता है। तो टू हिम ऑलरेडी, तो शी वॉज नॉन टू हिम। हिम किसके लिए आया यहाँ पे, हिम आया मोदी जी के लिए, मतलब वो उसको मोदी जी के लिए वो पहले से वो जानी पहचानी थी ऑलरेडी, मतलब पहले से ही। तो इसका मतलब आपको क्या लग रहा है किस प्रकार से आप इसको कन्वर्ट करोगे। देखो सेंटेंस है, मैं आप पहले मैं लिखता हूँ, आप उसको ध्यान देखो। पिंकी वाज, यानी वो उनके लिए फैमिलियर थी, जानी पहचानी मतलब फैमिलियर। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पे क्या वर्ड यूज करोगे, फैमिलियर टू मोदी जी। अब आप देखो सेंटेंस को अगर आप पढ़ोगे तो आपको क्या लगेगा कि पिंकी जो है वो मोदी जी के लिए क्या थी, फैमिलियर थी। ठीक है, तो पिंकी वाज फैमिलियर टू मोदी जी। कोई कन्फ्यूजन, आपको यहाँ तक कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और सेंटेंस अगर पहले से, इसके पहले भी कुछ और सेंटेंस हैं, तो हमें क्या करना है कि क्योंकि नाम को हम रिपीट नहीं करते, तो हम क्या करेंगे, पिंकी की जगह यहाँ पे कर देंगे शी, और मोदी जी की जगह यहाँ पे कर देंगे हम हिम। तो प्रेसी राइटिंग में इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो शी वॉज फैमिलियर टू मोदी जी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो सेंटेंस मैंने आपके बनाए हैं, कन्वर्ट किया है। अब आप देखो 1 2 3 4 5, ओनली 5 वर्ड में 14 वर्ड से हमने 5 वर्ड में इसको छोटा कर दिया। समझ में आ गया होगा यहाँ तक आपको। ये जो मैं रूल्स बता रहा हूँ, तरीके बता रहा हूँ कि किस प्रकार से हम सेंटेंस को छोटा कर सकते हैं। अब इसमें टिपिकल सेंटेंस भी आ जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ग्रामर की जो रूल्स हैं और आपकी जो इमेजिन पावर है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। कि हमने यहाँ पे इस पूरे सेंटेंस को पढ़ के पता लगा लिया कि जो पिंकी है वो मोदी जी की फैमिलियर है, मतलब वो उनकी जानी पहचानी है। ठीक है, आगे देखो इसी सेंटेंस का एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखो, शशि थरूर ट्रीटेड स्वरा, शशि थरूर ने जो है वो स्वरा भास्कर को ट्रीट किया इन ए फ्रेंडली मैनर, बहुत ही फ्रेंडली मैनर में। ठीक है, बहुत मित्रता वाले भाव में स्वरा भास्कर के साथ में शशि थरूर ने व्यवहार किया। एज डू ही न्यू हर इंटीमेटली, कि जैसे कि मानो कि वो उसको बहुत ही अंतरंग भाव से जानते हो। इंटीमेटली का मतलब बहुत गहरे तरीके से अंतरंग उनकी मित्रता रही हो स्वरा भास्कर के साथ में। ठीक है, तो ये सेंटेंस है। अब आपको इसको छोटा करके लिखना है, तो एक बार आप सोचो कि किस प्रकार से आप इसको छोटा कर सकते हो। दोबारा एक बार स्क्रीन को रोक के, वीडियो को रोक के आप सेंटेंस को पहले पढ़ो और उसको समझने की कोशिश करो। पहले वाला जो मैंने अभी सेंटेंस बताया था आपको 13 नंबर का, ये वाला,
इस तरीके से ये होगा, ठीक है। लेकिन अब आपको एक बार सोचना है कि आप किस तरीके से इसको कन्वर्ट कर सकते हो एक स्मॉल सेंटेंस में, ठीक है। देखो सेंटेंस को पढ़ के क्या लग रहा है, जो शशि थरूर हैं वो किसके फैमिलियर थे, स्वरा भास्कर के, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले वाला जो सेंटेंस है उसमें मोदी जी पिंकी को जानते थे, और यहाँ पे शशि थरूर जो है वो स्वरा भास्कर को जानते हैं लेकिन अलग तरीके से जानते हैं। दोनों में डिफरेंस है, समझ में आ रही बात। दोनों में डिफरेंस है कि यहाँ पे थरूर जो है स्वरा भास्कर को बहुत अंतरंग तरीके से जानते हैं। अंतरंग तरीका आप समझ गए होंगे मेरा कहने का क्या मतलब है, ठीक है। तो आगे देखो, अब देखो सबसे पहले जो हम छोटा करेंगे शशि थरूर, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था लता मंगेशकर का जो सेंटेंस था उसमें आपको मैंने बताया था कि लता मंगेशकर को लता के नाम से जानते हैं और शशि थरूर को लोग थरूर जी के नाम से जानते हैं, थरूर के नाम जानते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ थरूर लिखना है यहाँ पे, ठीक है। अब थरूर लिख दिया, सेंटेंस किस में चल रहा है, पास्ट में, तो थरूर वाज और फैमिलियर, यहाँ तक आपने कर दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, फैमिलियर विद का यूज करना है, न कि टू का करना है, विद स्वरा। अब स्वरा में भी हमें क्या करना है, स्वरा भास्कर की जगह से स्वरा ही लिखना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप न्यूज़ वगैरह पढ़ते होंगे तो स्वरा भास्कर को भी स्वरा ही बोलते हैं और ज़्यादा मतलब स्वरा के नाम से पॉपुलर है। तो इन दोनों के जो सरनेम है वो हमने हटा दिए, दो वर्ड तो हमारे वहीं पे कम हो गए, ठीक है। इसके बाद में इसकी जगह हमने पूरे सेंटेंस की जगह फ्रेंडली मैनर वगैरह इनकी जगह से हमने ये दो वर्ड यूज़ कर दी, वाज फैमिलियर। बस समझने वाली बात क्या है कि यहाँ पे हमने विद का यूज़ किया है। अब आप देखो, जैसे सेंटेंस है, यहाँ वाला जो सेंटेंस था, पिंकी वाज फैमिलियर टू मोदी जी, तो यहाँ पे टू, तो इसका मतलब है वो वैसे जानते हैं नॉर्मली, मतलब वो पिंकी जो है वहाँ पे उनके लिए मोदी जी के लिए अनजान नहीं है, ठीक है। थोड़ा डिफरेंट है बात, सबको समझ मतलब जो जानना है उसके अंदर डिफरेंस है कि यहाँ मोदी जो है वो जो जानते, जैसे मैं पप्पू को जानता हूँ, मैं पिंकी को जानता हूँ, मैं रॉबर्ट को जानता हूँ, ठीक है, मैं अमित शाह को जानता हूँ, तो नॉर्मली जानता हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ जो है सेंटेंस है, स्वरा भास्कर को जो थरूर जो है वो इंटीमेटली उससे वो उसको वो जानते हैं, अंतरंग भाव से जानते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, फैमिलियर विद, ठीक है। यानी एक एक चीज़ स्वरा भास्कर की वो जानते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने किस तरीके चेंज किया। तो 1 2 3 4 5, तो ये 5 वर्ड्स में आपका ये सेंटेंस जो है वो कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो मैं बहुत इजी वे में आपको ये सब चीज़ें बता रहा हूँ और ग्रामर को साथ लेके बता रहा हूँ, ताकि आपको, क्योंकि देखो प्रेसी करने के सिर्फ दो ही तरीके होते हैं, या तो आप क्या करो कि पूरी, जैसे आपने, मैंने भी आपको एग्जांपल दिया कि शोले मूवी आपने देख ली, अब आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ उसको एक उसका एक सार निकाल लिया, निचोड़ निकाल लिया कि एक बदला ही कहानी है, बदला कौन लेना चाहता है, ठाकुर लेना चाहता है, ठीक है। और किसकी सहायता से, जय और वीरू को साथ लेके, ठीक। बस इस तरीके से आप भी किसी भी सेंटेंस को, किसी पैराग्राफ को समराइज कर सकते हो, आप उसका सार निकाल के एक बार देख सकते हो। प्रैक्टिस करने से ये सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती है। चलो नेक्स्ट सेंटेंस पे हम आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट सेंटेंस है, ही वाज सेफ एंड साउंड व्हेन ही रीच्ड। तो आपको इस पर ध्यान देना है सेंटेंस पे कि सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है। वह सुरक्षित था एंड साउंड, और स्वस्थ था, हेल्दी था, व्हेन ही रीच्ड, जब वो पहुंचा। तो अब ये जो 8 वर्ड का जो सेंटेंस है, 8 शब्दों का सेंटेंस है, इसको किस प्रकार से हमें प्रिसाइज करना है वो हमें देखना है। कि सबसे पहले आपको ध्यान दो कि वो सुरक्षित था, ठीक है, और साउंड था, व्हेन ही रीच, जब वो पहुंचा। कहने का मतलब जब वो पहुंचा, कहीं भी पहुंचा हो, चाहे ऑफिस पहुंचा या घर पहुंचा, तो वो बिल्कुल क्या था, सुरक्षित था। तो इसका मतलब है कि आपको कुछ नहीं करना कि वो सुरक्षित पहुंचा। आपके माइंड में ये आ जाना चाहिए कि ये सेंटेंस का जो सार है, जो प्रिसाइज है, वो क्या होना चाहिए कि वो सुरक्षित पहुंचा, बस इतना सा। तो इसको आप इंग्लिश में कैसे लिखोगे, ही रीच दिया हुआ है, वापस इसको रिपीट करना है, ही रीच्ड, और फिर सेफ, मतलब सुरक्षित पहुंचा। अब नेक्स्ट सेंटेंस आपको इसी टाइप का मैं और बताता हूं, तो दोनों में डिफरेंस क्या है वो आपको मालूम चल जाएगा। यहाँ पे क्या लग रहा है कि वो पहुंचा कैसे, सुरक्षित,
बस। लेकिन नेक्स्ट वाला जो सेंटेंस अगर हम देखें तो इसमें क्या है, सेंटेंस क्या हुआ, ही रीच्ड विदाउट एनी ट्रबल ऑन हिज वे। यहाँ पे सेंटेंस कुछ अलग मीनिंग में कुछ कह रहा है कि वो पहुँचा विदाउट एनी ट्रबल ऑन हिज वे, मतलब उसको रास्ते में कोई परेशानी नहीं हुई। मतलब ऐसी आशंका थी कि परेशानी हो सकती है, लेकिन कोई परेशानी उसको नहीं हुई और बिना किसी परेशानी के वो सुरक्षित तरीके से पहुंच गया। ये हमारा कहने का मतलब है। तो वो सुरक्षित रूप से पहुंच गया, यानी सुरक्षित तरीके से पहुंच गया। पहले वाले सेंटेंस में क्या था, सुरक्षित पहुंच गया, और इसमें क्या लग रहा है कि वो पहुंचा सुरक्षित तरीके से। मतलब समस्याएं रास्ते में पैदा होने वाली थी, लेकिन उसे कोई समस्या नहीं हुई और वो सुरक्षित तरीके से घर पहुंच गया, या जहां भी उसको पहुंचना था वहां पे वो पहुंच गया। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो, ही रीच्ड, अब सुरक्षित तरीके से एडवर्ब का यूज करेंगे और वो करेंगे सेफली, इस तरीके से। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि वो पहुंचा कैसे, सुरक्षित तरीके से। और पहले वाले सेंटेंस में क्या था कि वो पहुंचा कैसे, सुरक्षित, ही रीच्ड सेफ। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस है। तो इस तरीके से हमें सेंटेंस को समझ के, पढ़ के प्रेसाइज करना है। अब देखो नेक्स्ट वाला जो सेंटेंस है, वेदर पिंकी विल बी सक्सेसफुल, और अब देखो और का यूज़ है और वेदर का यूज़ है। इसका मतलब है कि जो सेंटेंस है वो कंजंक्शन से शुरुआत हो रही है, और जो कंजंक्शंस हैं वो वेदर और का यूज़ हुआ है, और नॉट इज़ डाउटफुल, मतलब पिंकी सक्सेस होगी, सफल होगी या नहीं होगी, ये क्या है, डाउटफुल है, मतलब संदेहास्पद है। ठीक है, तो ये सेंटेंस का मीनिंग है, जो 9 वर्ड्स में सेंटेंस आपके सामने है। अब देखो, अब हमें क्या करना है कि इसको समराइज करना है, प्रिसाइज करना है। तो हमारे माइंड में क्या चल रहा है कि पिंकी की जो सक्सेसफुल है, यानी पिंकी की जो सक्सेस है, मतलब जो उसकी सफलता है, वो क्या है, डाउटफुल है। पिंकी सफल होगी या नहीं होगी ये डाउटफुल है। इसको हम शॉर्ट वे में कह सकते हैं कि पिंकी की जो सफलता है वो संदिग्ध है, मतलब डाउटफुल है, संदेहास्पद है। तो आपको क्या करना है, या तो आप पिंकी का यूज़ करो वर्ड का, ठीक है, नाउन का यूज़ करो, या पिंकी के लिए जो प्रोनाउन है हर, वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब हर सक्सेस, सक्सेसफुल नहीं, सक्सेस, तो हर सक्सेस इज, और यहाँ पे डाउटफुल, ये आप कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से इस सेंटेंस को हम समराइज कर सकते हैं 1 2 3 4। तो 4 वर्ड्स में ये सेंटेंस क्या हो गया, समराइज हो गया, 9 वर्ड्स से 4 वर्ड्स में। तो ये आपको तरीका समझ में आ गया होगा कि हमने क्या किया है, पिंकी नाउन को लिया है, या उसकी जगह हम प्रोनाउन का यूज़ भी कर सकते हैं। सक्सेसफुल, हमने यहाँ पे सक्सेस का यूज़ किया है, सफलता यानी नाउन का। ही इज़ डाउटफुल, वो क्या है, डाउटफुल है। ठीक है, अब आगे देखो, नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल्स हम लेते हैं। देखो, सम एग्जाम्पल्स, सीमा इज़ अ गर्ल हु हैज़ नो लाइक और इक्वल और पैरेलल इन वॉट एवर फील्ड शी वर्क्स। अब आपको सेंटेंस को पढ़ के पहले इसको समझना है कि सीमा एक लड़की है। ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ एरो करके बताया हुआ कि यहाँ पे वाज भी आ सकता है, और अगर वाज आएगा तो यहाँ पे हेड भी आ सकता है, और यहाँ पे वर्क आ सकता है। मतलब अगर सेंटेंस पास्ट में है तो इस प्रकार के चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको सिर्फ सेंटेंस पे ध्यान देना है कि सीमा एक लड़की है हु हैज़ नो लाइक और इक्वल और पैरेलल इन वॉट एवर फील्ड शी वर्क्स। जिस भी फील्ड में वो वर्क करती है उसमें कोई भी उसके जैसा, उसके बराबर या उसके समानांतर नहीं है। कहने का मतलब है सीमा जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गर्ल है, जो कि उसके बराबर, उसके आसपास कोई भी उसके बराबर या उसके जो जैसे गुण उसमें हैं, जैसी क्वालिटीज़ उसके पास है, जैसी मेरिट्स उसके पास है, वैसा कोई भी नहीं है। मतलब वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो इस प्रकार का जो सेंटेंस है ये एक प्रकार से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो एक टॉपिक है इंग्लिश में, उससे मिलता जुलता है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके बराबर कोई नहीं हो, जिसका जैसा कोई नहीं हो, उसके बराबर कोई नहीं हो, या जिसके समानांतर कोई भी नहीं हो, तो वो व्यक्ति क्या होता है। तो उसके लिए आपको या तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वर्ड जो आपको याद होने चाहिए
या आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्ड भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो इसके लिए एक वर्ड और है, सीमा इज़ मैचलेस। मैचलेस, या फिर आप इसकी जगह यहाँ पे यूज़ कर सकते हो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ठीक है, तो सीमा इज़ मैचलेस। अब कहाँ पे, किसी भी फील्ड में, तो किसी भी फील्ड के लिए आप कर सकते हो इन एवरी फील्ड। अब हमने क्या किया है कि हमने सिर्फ इन वर्ड्स का यूज़ किया है। इन एवरी फील्ड, यहाँ पे आपको पता है कि अगर पास्ट में है तो यहाँ पे इसकी जगह क्या आ सकता है, वॉज भी आ सकता है। ठीक, तो सेंटेंस हमारा समराइज हो गया 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 वर्ड्स में हमने यहाँ क्या कर दिया, सेंटेंस को समराइज कर दिया। अब हमने क्या क्या इसमें से रिमूव किया, हमने जो ये पूरा था हु इज, नो, लाइक और इक्वल और पैरेलल इन वॉटएवर फील्ड, इसको हमने पूरा ही रिमूव कर दिया। सिर्फ इन एवरी फील्ड, इन वॉटएवर फील्ड की जगह हमने क्या किया, इन एवरी फील्ड को यूज़ किया। वॉटएवर में किसी भी फील्ड में, और किसी फील्ड का मतलब है प्रत्येक फील्ड में, सभी फील्ड में वो क्या है, मैचलेस है। मैचलेस का मतलब उसके साथ में किसी का मैच नहीं है, या कहने का मतलब वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। समझ में आ गई बात। तो आप यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या कोई भी ऐसा वर्ड जो आपको लग रहा हो वो आप यूज़ कर सकते हो। यूनिक भी आप यूज़ कर सकते हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी यूज़ करते हो, मैचलेस, मतलब जो भी आपको लगता है उस पूरे सेंटेंस के लिए एक वर्ड आप यहाँ पे यूज़ करके, और पूरा सेंटेंस क्या हो गया, समराइज हो गया। ठीक, तो 6 वर्ड में ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इस प्रकार से आप भी प्रिसाइज कर सकते हो किसी भी सेंटेंस को। आगे देखो, देखो अब सेंटेंस है, विजय बिगेन हिज बिजनेस एज ए टिम्बर मर्चेंट with no capital and a considerable amount of debt left by his father-in-law। अब देखो, विजय ने बिजनेस शुरू किया है, और किसके रूप में किया, टिम्बर मर्चेंट के रूप में। ठीक है, टिम्बर का मतलब जो लकड़ी के व्यापारी होते हैं। विद नो कैपिटल, बिना किसी पूंजी के, मतलब उसके पास कोई पूंजी थी नहीं, तो बिना किसी पूंजी के उसने अपना बिजनेस शुरू किया। एंड ए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ डेप्ट लेफ्ट बाय हिज फादर इन लॉ, और एक अमाउंट जो उसके फादर इन लॉ, यानी जो एक कर्जा जो उसके फादर इन लॉ छोड़ के गए थे, वो केवल वो था उसके पास। कहने का मतलब है वो नहीं था, मतलब एक कर्जा था उसके ऊपर। तो 22 वर्ड्स में ये सेंटेंस है, और इसको हमें समराइज करना है। तो किस प्रकार से आप करोगे, एक बार आप सेंटेंस को वापस पढ़ के देखो तो आपको लगेगा कि हमने किस प्रकार से इस सेंटेंस को समराइज करना है। देखो, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, विजय ने बिजनेस शुरू किया, तो यहाँ पे सेंटेंस है विजय बिगेन हिज बिजनेस, तो हिज यहाँ पे यूज़ है। ठीक है, प्रोनाउन का यूज़ है। तो आपको क्या करना है, जब आप सेंटेंस शुरू करोगे तो पहले बात तो बिगेन की जगह बहुत सिंपल वर्ड है, तो आप यहाँ पे स्टार्टेड भी कर सकते हो, क्योंकि बिगेन यहाँ सेकंड फॉर्म है बिगिन की, तो आप स्टार्ट की सेकंड फॉर्म यहाँ पे स्टार्टेड। तो विजय स्टार्टेड, अब हिज बिजनेस है, तो ये तो पता है। तो आपको मैंने बताया कि प्रिसाइज राइटिंग में अंडरस्टूड होता है, तो आपको कुछ चीज़ें आप हटा भी सकते हो। तो विजय स्टार्टेड बिजनेस, बस इतना आपको लिखना है। अब क्या करना है, जब आपने ये सब लिख दिया तो आप देखो कि और क्या चीज़ें जो हम इसके यहाँ में मेंशन कर सकते हैं। पढ़ के देखो एक बार आप। अब देखो, पढ़ लिया होगा आपने, तो विजय ने, अमाउंट तो था नहीं, विदाउट कैपिटल उसने शुरू किया था, तो आपको क्या करना, ये सब चीज़ें मेंशन नहीं करनी, आपको लिखना विद। अब कंसिडरेबल है, यानी कंसिडरेबल का मतलब होता है कि ऐसा अमाउंट, यानी बड़ा अमाउंट, ठीक है, जिस पे कुछ बात की जाए, मतलब अमाउंट को छोटा मोटा अमाउंट नहीं, बड़ा अमाउंट। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ह्यूज, इसके जगह एक वर्ड है ह्यूज, या फिर आप बिग वर्ड का यूज़ भी कर सकते हो जो बहुत सिंपल है, विद ह्यूज। और क्या है, डेप्ट, यहाँ पे डेप्ट। अब यहाँ तक लिख दिया, तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि उसने बिजनेस शुरू किया तो कोई तो कैपिटल होनी चाहिए ना। तो ये एक प्रकार से कमेंट है ये, तो हम क्या कर सकते हैं, एज इज ओनली कैपिटल, यहाँ पे लिखेंगे एज इज ओनली कैपिटल। मतलब क्या था, एक जो कर्जा था ना वही उसके लिए क्या था, कैपिटल था। तो कहने का मतलब है इस टाइप का जो सेंटेंस है जिसमें कुछ भाव छिपा हुआ है, तो आपको इस तरीके से उसको समराइज करना है। विजय स्टार्टेड बिजनेस विद ह्यूज डेप्ट एज हिज ओनली कैपिटल। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से मैंने इसको समराइज किया है।
ठीक है। जब सेंटेंस को हम समराइज करते हैं तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि कुछ ऐसे प्रोनाउंस वगैरह हैं, जैसे हमने यहाँ पे हिज को रिमूव किया था तो वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें अंडरस्टूड विजन है, बिजनेस शुरू किया तो डेफिनेट है अपना बिजनेस ही शुरू किया। क्यों? लेकिन जब इंग्लिश में क्योंकि रूल है कि हिज को लगाना ही पड़ता है, लेकिन प्रिसाइज में उसको हम रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, कैपिटल थी नहीं तो इसका मतलब कर्जे के साथ शुरू किया तो कर्जा था इसमें, तो विद ह्यूज डेप्ट। ठीक है, तो यह डेप्ट एज इज ओनली कैपिटल, यही उसकी क्या थी, ओनली कैपिटल थी। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। अब आगे देखो, एक और सेंटेंस को हम लेते हैं। अब हमने कुछ बड़ा एक पैराग्राफ लिया है, या बड़ा सेंटेंस आप कह सकते हो। पहले वाला जो सेंटेंस था वो थोड़ा छोटा था, अब उससे बड़ा हमने लिया है। तो आप देखो, सेंटेंस को आपको ध्यान से पढ़ना है, समझ के पढ़ना है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम, हमारे पैराग्राफ बड़े होते जाएंगे, छोटे एक एक लाइन के सेंटेंस, फिर दो दो लाइन के, फिर पाँच पाँच लाइन के, फिर दस दस लाइन के, वो मैंने आपको करवाएं। अब 46 वर्ड का जो सेंटेंस है आपके सामने, उसको किस प्रकार से करना है, देखो। ऑल थ्रू हिज लाइफ, पूरे जीवन भर, अपने पूरे जीवन काल में, ही हैज़ हेल्ड अ फर्म बिलीफ। फर्म बिलीफ का मतलब क्या होता है, एक दृढ़ विश्वास। पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जरूरी नहीं है आप लाइन टू लाइन बाय लाइन आप इसकी ट्रांसलेशन करो अपनी मदर टंग में, ये कोई नेसेसरी नहीं होता। आप इसको पढ़ के समझ भी सकते हो। देखो, तो उसका फर्म बिलीफ था, दृढ़ विश्वास था, इन द सेइंग, इस कहावत में, दैट देयर इज अ सिल्वर लाइनिंग इन एवरी ब्लैक क्लाउड। अब जैसे ये यहाँ से देयर इज से लेके और यहाँ तक, अगर आपने सुना ये ईडियम है, और ईडियम्स अगर बच्चों ने पढ़ रखी है तो वो उसको पढ़ के समझ जाएंगे। लेकिन फिर भी ये इतनी इजी ईडियम है कि आप उसको वैसे ही समझ जाओगे। अगर आपको ईडियम आपको पढ़ी हुई नहीं भी है तब भी आप सेंटेंस समझ जाते हो कि देयर इज अ सिल्वर लाइनिंग इन एवरी ब्लैक क्लाउड, कि हर काले बादल के पीछे एक सिल्वर लाइन होती है। मतलब एक अंधकार के पीछे, एक जीवन में जो अंधकार होता है उसके पीछे एक आशा की किरण छिपी होती है। ये इसका सेंस है, ये इसका भाव है। तो इसको पढ़ के आप अंदाज़ा लगा लोगे कि ये इसका भाव छिपा हुआ है। एंड दैट सम डे, अब देखो यहाँ पे सेंटेंस है सम डे, तो देखो सम डे के बाद में आपको लग रहा होगा कि यहाँ मिसप्रिंट है, सम डेज आना चाहिए। लेकिन देखो सम डे, अगर मैं बात करता हूँ सम डेज की, तो सम डेज का मतलब होता है कुछ दिन। तो यहाँ पे जो डेज है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन है। लेकिन अगर मैं लिखता हूँ सम डे, तो सम डे का मतलब होता है किसी दिन, या फिर कोई दिन। तो कहने का मतलब ये है कि सम डे का मतलब है यहाँ पे किसी दिन या कोई दिन। ठीक, तो जो किसी दिन, यहाँ पे जो सम है ये यहाँ पे एडजेक्टिव्स है। ठीक है, तो किसी दिन या कोई दिन, दीज ब्लैक क्लाउड्स, ये जो काले बादल हैं, विच वी आर सो मच अफ्रेड ऑफ, जिनसे हम बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, या जो हमारे ज़िंदगी में जिनसे हम परेशान हैं, विल ब्रस्ट इन द फॉर्म ऑफ ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड। तो वो क्या हो जाएंगे, वो ईश्वर के आशीर्वाद के रूप में बदल जाएंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि वो जो आशा की किरण है काले बादलों के पीछे, एक दिन क्या होंगे, बादल छट जाएंगे और वो जो किरण है वो हमारे सामने आ जाएगी, मतलब हमारे अच्छे दिन आ जाएंगे। तो इस प्रकार की ये जो भाव है वो सेंटेंस में छिपा हुआ है। अब आपको करना क्या है, अब ऐसे नहीं कि आपको एक एक लाइन को इसको छोटा करते हुए चलना, नहीं, आपने इसका पूरा भाव ले लिया। एक तरीका ये भी होता है कि पूरे पैराग्राफ का आपने भाव ले लिया, अब आप उसको क्या कर सकते हो, अपनी लैंग्वेज में आप उसको रीराइट कर सकते हो। तो सेंटेंस को पढ़ के क्या लग रहा है कि उसकी वो पूरे जीवन भर उसके मन में एक दृढ़ विश्वास था कि इस ईडियम, मतलब ये जो ईडियम है कि एक अंधकार के पीछे एक रोशनी छिपी होती है, और वो रोशनी किसकी होती है, आशा की किरण होती है। तो इसका मतलब ये है कि पूरे जीवन भर वो व्यक्ति क्या था, उस सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ था। कहने का मतलब है कि वो व्यक्ति क्या था, ऑप्टिमिस्टिक था, आशावादी था। पूरे सेंटेंस को पढ़ के ये लग रहा है कि वो व्यक्ति क्या था, आशावादी था। तो आपको क्या करना है, ऑल थ्रू की जगह, क्योंकि यहाँ पे हमको चेंज करना है, सेम हम रिपीट नहीं कर सकते, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे थ्रू आउट का यूज करो। थ्रू आउट का यूज कर दिया, ठीक है, पूरे जीवन भर। अब थ्रू आउट किसमें, हिज लाइफ, तो थ्रू आउट हिज लाइफ वो क्या बना रहा,
आशावादी बना रहा। जैसे मैंने आपको बताया ना, पूरे सेंटेंस को पढ़ के आपको ये समझ लेना है कि वो व्यक्ति क्या था, आशावादी दृष्टिकोण रखता था। तो यहाँ पे सेंटेंस पास्ट में नहीं है, तो आपको क्या करना, लगभग इसी टाइप में चेंज करना है। तो पूरे जीवन भर वो व्यक्ति क्या बना रहा, आशावादी बना रहा। तो आशावादी बना रहा, हिज लाइफ ही हैज़ बीन ऑप्टिमिस्टिक। इस तरीके से आप इसको समराइज कर सकते हो। ऑल थ्रू की जगह आपने थ्रू आउट कर दिया, पूरे जीवन भर, थ्रू आउट हिज लाइफ ही हैज़ बीन। यहाँ पे जो बीन है ये मैन वर्ब है, ठीक। और ऑप्टिमिस्टिक मतलब आशावादी। ऑप्टिमिस्टिक का जो अपोजिट होता है, एंटोनिम होता है, वो होता है पेसिमिस्टिक। बहुत सिंपल है, सभी स्टूडेंट्स लगभग जानते होंगे। तो इस प्रकार से इसको हम ट्रांसलेट या इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, एक बार इसको अब देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, तो इसको हमने किस में कर दिया, सिर्फ 7 वर्ड्स में। तो 46 वर्ड से सीधा हमने किस में किया, इसको 7 वर्ड्स में, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये जो पैराग्राफ है वो उससे बड़ा है, 81 वर्ड्स का पैराग्राफ हमने लिया है। पहले हमने 46 वर्ड्स का लिया था। अब इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि लाइन बाय लाइन हमको इसको ट्रांसलेट नहीं करना है, सिर्फ समझना है, सेंस लेना है। क्योंकि लाइन बाय लाइन करेंगे और किसी वर्ड में अगर आप अटक गए तो फिर आप सोचोगे कि फिर तो मैं प्रिसाइज कर ही नहीं पाऊंगा। ऐसा नहीं है, आपको सिर्फ सेंस को लेना है। देखो जैसे सेंटेंस है, व्हेन आवर चाइल्डहुड हैज़ फॉलन बिहाइंड अस एंड टेकन ऑन सम ऑफ द ग्लैमर ऑफ डिस्टेंस वी ऑफन रैंसैक आवर मेमोरीज। ओ, ये मेमोरीज आएगा, यहाँ पे डबल प्रिंट हो गया। इन ऑर्डर टू कॉल अप टू आवर माइंड्स आई द पिक्चर ऑफ द चिल्ड्रन वी वर। अब यहाँ पे इस पैराग्राफ में क्या कहना चाहते हैं कि जब हम अपने बचपन को याद करते हैं, यानी जो बचपन हमारा जो पीछे छूट गया, कि जब हम उसको याद करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। टेकन ऑन सम ऑफ द ग्लैमर ऑफ डिस्टेंस वी ऑफन रैंसैक। रैंसैक का मतलब होता है एक प्रकार से छान मारना, मतलब खंगालना। तो हम अपनी मेमोरीज को जब खंगालते हैं, टू कॉल अप, इन ऑर्डर टू कॉल अप आवर माइंड्स आई द पिक्चर ऑफ द चिल्ड्रन वी वर, कि हम बचपन में हम कैसे थे, ठीक है। जब हम बच्चे थे तो वो क्या क्या चीज़ें हम याद करना चाहते हैं। तो देखो आगे तो उसको हमारे माइंड में हम लाना चाहते हैं, उन पिक्चर्स को। देन वी आर सरप्राइज्ड टू डिस्कवर हाउ लिटिल वी रिमेंबर ऑफ आवर अर्लीस्ट डेज। अब देखो वो क्या कह रहे हैं कि तो देन वी आर सरप्राइज, तो हमें बहुत ज़्यादा सरप्राइज होता है, आश्चर्य होता है कि ऑफ आवर अर्लीस्ट डेज, सॉरी, टू डिस्कवर हाउ लिटिल वी रिमेंबर। तो ये जानकर कि उनमें से कितना कम अपने प्रारंभिक दिनों के बारे में हम याद कर पाते हैं, यानी बहुत कम। हाउ लिटिल का मतलब है कितना कम, अर्ली डेज का मतलब है प्रारंभिक दिन। तो उन जो प्रारंभिक दिन थे उनके बारे में हम कितना कम याद कर पाते हैं, यानी कहने का मतलब है कि जो हमारे प्रारंभिक दिन थे उनके बारे में सभी बातें हम अपने माइंड में वापस से इकट्ठी नहीं कर पाते। तो कहने का मतलब ये है, बहुत कम इकट्ठा कर पाते हैं या बहुत कम जान पाते हैं कि जब हम बच्चे थे हम कैसे लगते थे, कैसे दिखते थे, क्या बातें करते थे, कैसे खेलते थे। इसके बारे में जो भी बातें हैं वो हम बहुत ही कम जान पाते हैं या रिकलेक्ट कर पाते हैं। दे हैव गॉन फॉर एवर, मतलब ऐसा लगता है कि वो हमेशा के लिए वो चीज़ें साफ़ हो चुकी है हमारे माइंड से, हमारी स्मृति से, हमारी मेमोरी से। एंड सीमिंगली हैव लेफ्ट नथिंग बिहाइंड दैम, और ऐसा प्रतीत होता है हैव लेफ्ट नथिंग बिहाइंड दैम, और कि पीछे अब कुछ भी नहीं बचा है, मतलब वो सारी चीज़ें हमारे माइंड से साफ़ हो चुकी है। ऑल इज़ लॉस्ट इन हैज़, सब कुछ धुंध में खो चुका है। हैज़ का मतलब होता है कोहरा, धुंध वगैरह, तो सब कुछ उस धुंध में खो चुका है। एंड नॉट डेफिनेट इमेज रिवार्ड्स आवर एफर्ट्स टू रिकैप्चर इंसिडेंट्स ऑफ इन्फेंसी। इन्फेंसी का मतलब, इन्फेंट का मतलब होता है शिशु, और इन्फेंसी का मतलब शिशुता, ठीक। तो जो शिशुपन में यानी बालपन में या शिशुता में जो भी घटनाएं, इंसिडेंट का मतलब क्या होता है घटनाएं, जो भी घटनाएं घटी उनको रिकैप्चर जब हम करने की कोशिश करते हैं तो कोई डेफिनेट इमेज हमारे मस्तिष्क में नहीं आती है, बहुत धुंधली धुंधली इमेज आती है जिनको हम तरीके से ढंग से देख भी नहीं सकते। केवल हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि हम ऐसे रहे होंगे, ठीक है। तो ये इस प्रकार से ये पैसेज, ये पैरा 81 वर्ड्स का
और अब आपको इसको क्या करना है, प्रिसाइज करना है। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ। RS मैन पेपर 4 जिसमें हिंदी और इंग्लिश ही आते हैं, उनकी जो क्लासेज है वो 12:30 बजे से 11 मार्च से यानी शिवरात्रि से शुरू हो रही है। और इसके बाद भी अगर कोई स्टूडेंट्स आना चाहे तो वो ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, एड्रेस, नया एड्रेस ये है क्योंकि कोरोना के टाइम पे इंस्टीट्यूट हमारा बंद हो गया था और दोबारा इंस्टीट्यूट चालू हुआ है, तो उसमें हमारा एड्रेस फ़िलहाल ये है। यहाँ पे आप आके मिल सकते हो। कोई इन्फॉर्मेशन, कोई जानकारी चाहिए तो इन फ़ोन नंबर्स पे आप बात कर सकते हो। और ये जो क्लासेज है ये ऑनलाइन भी उपलब्ध है और ऑफलाइन भी है। ऑनलाइन पहले से चल रही है, बीच में रोक दिया था कोरोना के टाइम पे, अब वापस ऑनलाइन शुरू हो चुकी है। और ऑनलाइन क्लासेज करने के लिए ये वाला जो ऐप है इसको आप प्ले स्टोर से, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो और इसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कौन कौन से बैच हमारे यहाँ चल रहे हैं इंग्लिश के। ठीक है, और ऑफलाइन क्लासेज के लिए आप इस एड्रेस पे आप संपर्क कर सकते हो। ठीक है इसके अलावा टेस्ट सीरीज है पेपर 4 की, लगभग 24 टेस्ट सीरीज है जो कंप्लीट है। वो केवल इंग्लिश की नहीं है, इंग्लिश और हिंदी दोनों सब्जेक्ट की है और 24 टेस्ट है। और अभी जो 2018 का एग्ज़ाम हुआ, सभी स्टूडेंट्स को पता है राजस्थान के कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन केवल हमारी ही टेस्ट सीरीज से आए थे और बाकी लोगों की टेस्ट सीरीज तो ये मान के चलो कि वो फेल सी हो गई थी। जो भी स्टूडेंट जानते हैं दिव्य रुद्राक्ष इंस्टीट्यूट के बारे में तो उनको पता है कि पेपर 4 की जो टेस्ट सीरीज है केवल उन्हीं टेस्ट सीरीज में से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए थे और ये सभी को पता है। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जो पैराग्राफ हमने पढ़ा उसको पढ़ के आपको क्या आइडिया लग रहा है फिर देख लेते हैं एक बार वापस पैराग्राफ को। पैराग्राफ को देख के आइडिया लग रहा है कि जब हम अपने बचपन को याद करते हैं और उनकी जो बातें उनको रिकलेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो हमें मालूम चलता है कि हम तो बहुत ही कम उसमें से हम याद कर पाते हैं या काफ़ी चीज़ें तो क्या होती है खो चुकी है। इस प्रकार की बातें हमारे माइंड में लग रहा है कि इस पूरे पैराग्राफ को देख के हम इतना ही सोच पाते हैं कि ये इसका प्रिसाइज हो सकता है। ठीक है, तो देखो आगे कोशिश करते हैं लिखने की। तो आपको शुरुआत कैसे करनी है, आपको शुरुआत करनी है जब हम अपने बचपन को याद करते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कंजंक्शन शुरू करना है, व्हेन वी मिस आवर चाइल्डहुड। इस लाइन में तो कोई दिक्कत नहीं हुई किसी को, आराम से आप इस लाइन को लिख सकते हो कि व्हेन वी मिस आवर चाइल्डहुड, कि जब हम अपने बचपन को याद करते हैं, हम कोशिश करते हैं, तो हम कोशिश करते हैं इसके लिए क्या करोगे, वी ट्राई। और रिकलेक्ट करने की, तो रिकलेक्ट करने के लिए मतलब टू रिकलेक्ट, हम रिकलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। और रिकलेक्ट क्या, हमारे जो प्रारंभिक दिन है उनको रिकलेक्ट करने की। तो आवर अर्लीस्ट डेज, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमने पैराग्राफ को जब पढ़ा तो हमें फ़िलहाल ये दो बातें हमारे माइंड में आ रही है कि जब हम अपने बचपन को याद करते हैं और जब हम फिर ट्राई करते हैं, बचपन को याद करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं टू रिकलेक्ट आवर अर्लीस्ट डेज, कि हमारे जो अर्लीस्ट डेज हैं उनको रिकलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या होता है, हमें आश्चर्य होता है। तो लेकिन के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे बट का यूज़ करेंगे, बट वी आर। अब वहाँ पे क्या था, सरप्राइज वर्ड का यूज़ था, तो सरप्राइज की जगह उसका सिनोनिम है वो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, और वो हम यूज़ कर सकते हैं अमेज्ड। अमेज्ड का मतलब भी है चौंकना या आश्चर्य होना। तो देखो वापस सेंटेंस पढ़ के देखो, बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने सेंटेंस लिखा है कि व्हेन वी मिस आवर चाइल्डहुड, कि जब हम अपने बचपन को याद करते हैं, वी ट्राई टू रिकलेक्ट आवर अर्लीस्ट डेज, तो हम क्या करते हैं अपने जो बचपन के जो दिन हैं या प्रारंभिक जो दिन हैं उनको रिकलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और हमें क्या होता है, आश्चर्य होता है, क्या जानकर, तो टू फाइंड। अब यहाँ पे टू फाइंड भी आप कर सकते हो और टू नो भी यहाँ पे आप कर सकते हो। सिंपल तरीका बता रहा हूँ, इससे सिंपल लैंग्वेज और कुछ नहीं हो सकती। इसको हम चाहें तो बहुत हार्ड लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं,
लेकिन जो मैं हमें सिंपल लिखना है और ये जो वीडियो है केवल हिंदी मीडियम्स के स्टूडेंट्स के लिए मैं बना रहा हूँ, तो इससे ज़्यादा कुछ सिंपल नहीं हो सकता। तो टू फाइंड, अब हमें टू फाइंड का मतलब क्या है कि हमें पता लगता है ये जानकर कि दैट, की के लिए हमेशा दैट का यूज़ करते हैं जो कि कंजंक्शन है, ठीक है, सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन है। तो ये कंजंक्शन के बारे में भी आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि कंजंक्शन कैसे यूज़ करते हैं। अब जो हम क्या क्या आप याद करते हो, दैट वी रिमेंबर, कि वी रिमेंबर जैसे हमने कहा था कि हम बहुत कम उसमें से याद कर पाते हैं, तो वी रिमेंबर लिटिल ऑफ देम, बहुत सिंपल है, लिटिल ऑफ देम। ये तो आप लिख ही सकते हो कि भाई जब हम कोशिश करते हैं तो हमें बहुत आश्चर्य होता है कि हम वी रिमेंबर लिटिल ऑफ देम, बहुत कम उसमें से याद करते हैं, मतलब हमें याद आता है बहुत ही कम मात्रा में, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है? ये 4 लाइन जो हमने लिखी है उस पूरे पैराग्राफ का ये निचोड़ है, लेकिन हम 1-2 लाइन इसमें और जोड़ सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने जो लास्ट में था, ओनली अ डिम आइडिया, जो डिम आइडिया है मतलब एक धुंधला धुंधला सा एक आइडिया जो हमारे मन में आता है, किसका, ऑफ द, मतलब जो भूतकालीन जो घटनाएं हो चुकी है हमारे जीवन में, यानी बचपन की घटनाएं, ऑफ द पास्ट इवेंट्स। अब यहाँ पास्ट की जगह आप चाइल्डहुड इवेंट्स भी कर सकते हो, लेकिन चूंकि ये सेंटेंस हम वर्ड का ऊपर यूज कर सकते हैं, यूज कर चुके हैं, तो हमें क्या करना है, पास्ट इवेंट का यूज करना है, ठीक है। तो डिम आइडिया ऑफ द पास्ट इवेंट, और पास्ट इवेंट्स का हमारे माइंड में आती है, माइंड में आती है मतलब कम्स, या फिर इसकी जगह इमर्जेंस वर्ड का यूज भी कर सकते हैं। अब कहाँ पे आती है, हमारे माइंड में, तो हमारे माइंड के लिए क्या करेंगे, इन आवर माइंड। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 38, मतलब कुल मिला के 36 के लगभग जो वर्ड्स हैं, ठीक है, इतना हो पा रहा है। इससे भी हम थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये जो 4-5 लाइन हमने लिखी है, इन 4-5 लाइन्स में पूरी बात जो पैराग्राफ की थी वो मेरे हिसाब से आ रही है। हमने शुरू में लिख दिया कि वैन वी मिस अवर चाइल्डहुड, कि जब हम अपने बचपन को याद करते हैं तो हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, वी ट्राई टू रिकलेक्ट आवर अर्लीस्ट डेज, तो हमारे जो प्रारंभिक दिन थे उनको रिकलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। बट वी आर अमेज्ड टू फाइंड, लेकिन हम क्या करते हैं, हम आश्चर्य होता है ये जानकर कि वी रिमेंबर लिटिल ऑफ देम, कि हम उसमें से बहुत ही कम याद करते हैं या हमें याद आता है। ओनली अ डिम आइडिया ऑफ द पास्ट इवेंट, जो एक पास्ट इवेंट्स है उसका एक डिम आइडिया मतलब धुंधला धुंधला आइडिया। पैराग्राफ में इसके लिए क्या वर्ड यूज था, यहाँ पे हैज़, हमने उसकी जगह क्या कर दिया, डिम कर दिया, ठीक है। कम्स या इमर्जेस इन आवर माइंड, हमारे मस्तिष्क में वो बातें आती है, पास्ट घटनाओं की एक डिम आइडिया हमारे मस्तिष्क में आता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो प्रेसी राइटिंग का जो पार्ट 2 वाला जो वीडियो है, इसमें मैंने आपको कुछ सेंटेंस, कुछ पैराग्राफ आपको करवाएं। नेक्स्ट वाला जो वीडियो होगा वो कुछ और तरीके, जैसे मैंने आपको बताया कि सैकड़ों तरीके हैं प्रिसाइज करने के, अभी तो मैंने केवल आपको बहुत थोड़े से तरीके बताए इनमें से। इसके अलावा कुछ शॉर्ट मेथड्स भी हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में बताऊंगा। यूट्यूब पर केवल मैं कुछ ही वीडियो डालता हूं जो कि आप ये समझ सकते हो कि केवल एक विज्ञापन पर्पज़ से होते हैं या एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से हम डालते हैं। बाकी ज़्यादातर जो वीडियोज़ है वो हमारे ऐप में है, जो आप हमने ऐप अभी बताया आपको, ठीक है। ये वाला ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो और इसमें जो भी कोर्स हैं वो लगभग पेड हैं, ठीक है। फ्री ऑफ जो वीडियोज़ हैं, फ्री ऑफ चार्जेस के जो वीडियोज़ हैं वो हम केवल यूट्यूब पर डालते हैं। कुछ फ्री वीडियो आपको इसमें भी मिल सकते हैं, वो आप ऐप डाउनलोड करके देख सकते हो, ठीक है। आरएस का जो कोर्स है या एमपीपीएससी का, यूपीपीएससी का, अभी जो कुछ दिनों में इनके कोर्स भी हम शुरू करने वाले हैं, और अभी आप फ़िलहाल आरएस का कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। और अदर स्टेट के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी कुछ ही दिनों में ऐप पे कोर्स शुरू होने वाला है।
एमपीपीएससी में, यूपीपीएससी में और उत्तराखंड, झारखंड, पंजाब, जो भी स्टेट्स हैं उनमें जो भी इंग्लिश का कोर्स है जो कि प्रशासनिक सेवा में आता है या किसी अदर एग्ज़ाम में आता है, तो उसके लिए भी कोर्स शुरू होने वाला है। उसके लिए भी आप इस ऐप को डाउनलोड कर लो, जिससे आपको वो इन्फॉर्मेशन, वो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, आपको आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो इसको आप अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लूँगा। और कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके।